नमस्कार दोस्तों। ऑलरेडी हम लोग ने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 रिवाइज कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब बारी है चैप्टर नंबर 5 की, जिसे हम कोशिश करेंगे कि विद इन 1 और 1.5 आवर पूरा रिवाइज कर ले। मैंने आपको जो टॉपिक्स है वो सारे के सारे जो हम कवर करने वाले हैं ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर देके रखे हुए। हम इस पूरे चैप्टर के अंदर दमदार रिवीजन करेंगे, मजा आएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एक एक बात मैं जो है वो रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। एग्जाम टाइम के लिए जो है वो बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी, बिकॉज सारी बातें एज एन आपको रिफ्रेश हो जाएगी। इसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में रिवाइज करेंगे, कल्चर के बारे में रिवाइज करेंगे, स्ट्रैटेजिक चेंज, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के मेजर्स, कंट्रोल, एसएफ एंड एसआई। सर ये एसएफ एंड एसआई क्या हो गया? वेल, स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। एंड आखिरी टॉपिक जो हम लोग रिवाइज करेंगे, इट इज स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी। इफ यू सी, मैंने सारे टॉपिक जो रिवाइज करने वाले हैं वो यहां पे लिस्ट डाउन कर लिए हैं। ऑलरेडी अपन ने जो है वो एज इन क्लास में रिविजन नोट्स बनाए हैं। ये जो नोट्स है ये वन ऑफ द स्टूडेंट के है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिखे हैं। ये नोट्स के थ्रू हम लोग इंश्योर करेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिवली सारी बातें का एक बार रीकैप ले ले। राइट, सबसे पहले बिना कोई ऐसा टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं। राइट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। सर ये क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? असल भाषा में अगर मैं बात करूं व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक फैमिली ट्री बना रहे हो। जी हां, फैमिली ट्री बना रहे हो, लेकिन आपकी फैमिली का नहीं, रादर कंपनी का। उस कंपनी के अंदर हर एक का रोल आप डिफाइन कर रहे हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देख रहे हो कि अगर मेरे 5 प्रोडक्ट है तो उन 5 प्रोडक्ट को कौन 5 दिग्गज लोग मैनेज करेंगे। उसके मैनेज करने के नीचे वाली टीम कैसे होगी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होगी, इनके रोल्स क्या क्या होंगे। जब ये सारी बातें एक फैमिली ट्री, एक कंपनी ट्री के थ्रू मैं डिफाइन करता हूं तो ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल वे में बोलूं तो हमारे 2 प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ए इज एप्पल का आईफोन एंड प्रोडक्ट बी इज एप्पल का मैकबुक। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं आईफोन के लिए एक डिविजनल मैनेजर रखता हूं और मैकबुक के लिए एक डिविजनल मैनेजर रखता हूं, और उसके बाद नीचे अगर हम लोग देखें तो हर एक का सॉफ्टवेयर इंजीनियर रख दिया हम लोग ने, हार्डवेयर इंजीनियर रख दिया, मार्केटिंग मैनेजर रख दिया, तीनों ही यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तीनों की टीम जो है वो दोनों प्रोडक्ट के लिए रख दिया हम लोग ने, और इनके रोल्स बता दिए। मैंने बता दिया कि भाई हमारे जो एप्पल के आई मैक डिवीजन मैनेजर है उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है, उनकी नीचे की टीम की क्या क्या जिम्मेदारी है, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, कौन किसे रिपोर्ट करेगा। तो बॉस मेरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। और इस तरीके से हम लोग को सिर्फ एक स्ट्रक्चर रिवाइज नहीं करना, हम लोग को यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 8 स्ट्रक्चर रिवाइज करना है। क्लासरूम में जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं पहले 5 जो स्ट्रक्चर है उसको आप साथ में किया करो और बाकी के 3 स्ट्रक्चर्स को आप बाद में किया करो। सर पहले 5 कौन से हो गए? सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, मल्टी डिविजनल और एसबीयू। इसमें भी आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है इट इज मल्टी डिविजनल एंड एसबीयू स्ट्रक्चर। देखेंगे एक एक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पे। अगर हम बात करें उसके बाद कौन से वाले पार्ट पे हम लोग को जाना चाहिए, तो उसके बाद हम लोग को जो नए फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग के लिए एकदम नए नए वे में इंट्रोड्यूस होकर रखे, जैसे आर ग्लास स्ट्रक्चर हो गया, नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गया, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हो गया, एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रक्चर पे हम लोग को आना चाहिए। राइट, सो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहा है एक एक स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे कंपनी की जो फॉर्मल सेटिंग है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है सेटिंग, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी की सेटिंग एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर किसका क्या रोल होगा, कंपनी में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा रिपोर्टिंग का, कौन किसे गवर्न करेगा, किसकी कितनी अथॉरिटी होगी और कैसे डिसीजंस लिए जाएंगे। जब मैं ये सारी बातें डिफाइन करता हूं तो मेरे लिए ये स्ट्रक्चर कहलाता है। एक सिंपल सा हिसाब हो गया, एक सीईओ है, उसके नीचे 2 प्रोडक्ट डिवीजन है, प्रोडक्ट डिवीजन में 1 हो गया आई मैक, सेकेंड हो गया आईफोन। आई मैक का एक डिविजनल मैनेजर है, आईफोन का एक डिविजनल मैनेजर है, इसके नीचे 2 एम्प्लॉय हो गए, उनके मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रोल्स बता दिए हैं। इसका रोल क्या क्या होगा? इसका रोल होगा आईफोन आई मैक की मार्केटिंग संभालना, इसका रोल होगा आई मैक की परचेजिंग संभालना, और ये दोनों इसे रिपोर्ट करेंगे, ये इसे रिपोर्ट करेगा। इस तरीके का हम लोग ने जब लेट्स से कि क्राइटेरिया डिफाइन करके रखा हुआ है तो दोस्तों हमारे लिए स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। सो रोल्स, प्रोसीजर, गवर्नेंस मैकेनिज्म, अथॉरिटी और डिसीजन लेने का जो प्रोसेस होगा वो हम यहाँ पे एक फैमिली ट्रू, अगेन अब मैं हमेशा यही बोलता हूँ फैमिली ट्री के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इट एक्ट एज अ फ्रेमवर्क, कहते हैं कि ये फ्रेमवर्क के तौर पे एक्ट करता है जहाँ पे ये बताया जाता है कि बॉस कंपनी किन किन प्रोडक्ट्स में डील करता है। जैसे हमें दिख रहा है हमारी कंपनी आई मैक और आईफोन में डील कर रही है, प्लस किस तरीके से हमारी इस छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
टास्क कंप्लीट होती है. सो इट एक्ट एज अ फ्रेमवर्क विच रिफ्लेक्ट द मैनेजमेंट्स डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट कंपनी डज एंड हाउ टास्क आर कंप्लीटेड. अब टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 टाइप्स देके रखे हुए. इसमें से जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है वो है मल्टी डिविजनल के बाद के जितने भी टाइप्स है, क्योंकि उसके पहले के 3 टाइप्स कहीं ना कहीं आप अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होते हो, तो उतने ज्यादा इंस्टीट्यूट फोकस में नहीं रखता है. मल्टी डिविजनल के बाद वाले आपके लिए न्यू फॉर्म ऑफ स्टाइल है, तो इन सच केस ये फोकस में रखे जाते हैं और बहुत ही इजी है. हम लोग को यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आता है तो मोस्टली आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, जहां पे उसकी थोड़ी बहुत थियरी जो है वो पूछ लेती है. सो यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग, जिसका नाम ही है, नाम में छुपा हुआ सिंपल स्ट्रक्चर, साधारण स्ट्रक्चर. अब इस स्ट्रक्चर के अगर हम लोग बात करें तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओनर और जो मैनेजर होते हैं वही सारे मेजर डिसीजन लेते हैं, प्लस एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं. इसके नीचे की जो टीम है वो सिर्फ एग्जीक्यूट करती है. इनके हाथ में डिसीजन लेने की कोई भी ताकत नहीं होती है. परचेजिंग का डिसीजन कौन लेगा? ओनर लेगा. सेल्स का डिसीजन कौन लेगा? ओनर लेगा. R&D का डिसीजन कौन लेगा? ओनर लेगा. फाइनेंस का डिसीजन ओनर लेगा. सारे डिसीजन ओनर लेंगे. सर ये ओनर इतना सब कुछ कैसे कर पा रहा है? अरे धंधा ही बहुत छोटा है. एक ही प्रोडक्ट में तो आप डील कर रहे हो, गिने चुने तो आपके कस्टमर है, उसमें भी अगर आप बड़ी सी टीम रखोगे तो कैसे चलेगा? तो इन सच केस सारे डिसीजंस हमारे जो है वो ओनर लेते हैं. ये लोग मेनली बस खाली ओनर को हेल्प करने का काम करते हैं. जब आप सिंगल बिजनेस में डील कर रहे हो और आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत ही कम है, प्लस ज्योग्राफिकल मार्केट भी एक ही है, जैसे हमारा वेसु वाला मार्केट हो गया, तो इन सच केस हमारा एक सिंगल ओनर या मैनेजर सब कुछ करने के लिए काबिल है, केपेबल है. फीचर की अगर हम बात करें, टास्क की स्पेशलाइजेशन बिल्कुल नहीं होती है. कैसे होगी? जब एक बंदा इतना सारा काम खुद संभाल रहा है तो वो कैसे किसी काम में स्पेशलाइज हो पाएगा? बहुत ही कम रूल्स होते हैं, कुछ भी फॉर्मेलिटीज नहीं होती. मैं तो बोलता हूं काम भी सुबह सुबह व्हाट्सएप ग्रुप पे उड़ाया जाता है. एम्प्लॉय नंबर 1 को मैसेज कर दिया, भाई आज ये लेके आना. इन सच केस यहाँ पे बहुत ही लिटिल फॉर्मलाइजेशन है, कुछ भी फॉर्मल नहीं है. और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बड़ा ही अनसोफिस्टिकेटेड है. मतलब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा कलेक्शन पे कोई ध्यान नहीं देता. अकेला आदमी बोलता है अरे 5 कस्टमर है, मेरे को ऐसे ही याद रह जाएंगे. तो इन सच केस आप डेटा को कलेक्ट भी नहीं करते, ना ही कहीं पे स्टोर करते हो. बड़ा ही अनसोफिस्टिकेटेड सा इंफॉर्मेशन सिस्टम है. ओनर और मैनेजर डेली 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 एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करता रहता है. प्लस नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना बड़ा इजी रहता है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे मन में आया मैंने इंट्रोड्यूस किया, कौन है मुझे रोकने वाला? इन सच केस यहां पे अगर देखा जाए इनोवेशन को लेकर वेरी ब्रॉड बेस्ड ओपननेस, क्योंकि अकेला ही आदमी है, किसी के साथ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. प्लस इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आया, कोरोना आया, क्या करना चाहिए मैं डिसाइड करूंगा. लेट्स से कि सरकार का कोई नियम आया, क्या करना चाहिए मैं डिसाइड करूंगा. मुझे टीम मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है. ये कुछ बातें हो जाती है हमारे सिंपल स्ट्रक्चर की. लेकिन अगर आपका मैनेजर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सब कुछ संभाल रहा है तो वो बंदा कैसे सारी चीजों को जो है वो टाइम दे पाएगा? अगर हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन एक लेवल से बढ़ने लगा, अब यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 100 कस्टमर की जगह पे 1000 कस्टमर हो गए, एक प्रोडक्ट की जगह पे हम लोग 2-3 प्रोडक्ट में डील करने लग गए, एक ज्योग्राफिकल एरियाज की जगह पे 2-3 ज्योग्राफिकल एरियाज में डील करने लग गए, तो कैसे इतना सब कुछ एक अकेला आदमी संभालेगा? इसे यहां पे टीम की जरूरत पड़ने वाली है. मैं तो बोलता हूं नंबर ऑफ प्रोडक्ट के लिए तो अलग ही लंबा टीम लगेगा, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेट्स से हमारा जो धंधा है वो बढ़ गया है, 100 कस्टमर की जगह पे अब 1000 कस्टमर हो चुके हैं, तो अब क्या करें? 100 कस्टमर की जगह जब 1000 कस्टमर हो गए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना चाहिए? वेल, यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर 100 कस्टमर की जगह पे 1000 कस्टमर हो गए तो आपको थोड़ा खर्चा करना चाहिए, थोड़ी टीम हायर करनी चाहिए. क्या करोगे पैसा बचा के? जब पैसा कमाए रहे हो तो ढंग से कमाओ. तो इन सच केस नए स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और उसका नाम है दोस्तों फंक्शनल स्ट्रक्चर. वेल, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करें तो पहले तो हमेशा फंक्शन का मतलब समझा करो. फंक्शन का मतलब होता है काम. तो हम लोग के यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी हर काम में एक स्पेशलाइज्ड आदमी हम लोग को चाहिए. मुझे फाइनेंस को स्पेशलाइज जो है वो करने वाला आदमी चाहिए. मुझे जो परचेज है वो एकदम अच्छे तरीके से संभाल सके, जो सेल्स है वो अच्छे तरीके से संभाल सके, R&D अच्छे तरीके से संभाल सके. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोडक्ट तो बहुत ही कम है, लेकिन क्योंकि बिजनेस ग्रो हो रहा है तो हमारे अकेला इकलौता आदमी सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा, और इसीलिए इसको डिपार्टमेंट क्रिएट करने पड़ते हैं. एक का नाम हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट, दूसरा हो गया प्रोडक्ट मैनेजर, तीसरा हो गया सेल्स मैनेजर, चौथा हो गया HR मैनेजर. और ये लोग आपस में लेट से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारा काम संभालते हैं. एक बंदा यहाँ पे बैठा रहेगा जिसने MBA इन फाइनेंस किया होगा, एक बंदा बैठा रहेगा जिसने MBA इन सेल्स करके रखा रहेगा, एक बंदा होगा जिसने MBA इन HR किया होगा, और ये एज इन पूरा का पूरा धंधा देखते हैं. बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन यहाँ पे अचीव हो जाती है. लेकिन क्योंकि आपस में इनकी बातचीत बहुत कम होती है, क्यों? सब लोग एक्सपर्ट है, कोई भी सामने से बात जो है वो चलाकर नहीं करना चाहेगा, तो उसके चक्कर में हमारे कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के इश्यूज जो है वो राइज हो सकते हैं. CEO को इंश्योर करना चाहिए कि इनकी बार बार टीम मीटिंग कराता रहे और बार बार इनकी बातें कराता रहे. जैक मा तो बोलता ही है, जैक मा ने यही बोला था कि भाई मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना ग्रो इसलिए किया हूं
बिकॉज मुझे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारी बातें नहीं आती है, लेकिन मैं एक्सपर्ट को हायर करता हूं, जैसे हमने फाइनेंस मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर को हायर किया, और इन सारे एक्सपर्ट्स को मैं बस खाली एक साथ इकट्ठा बिठाने का काम करता हूं, इनमें कोई झगड़ा ना हो बट ये इंश्योर करता हूं, तो ऑटोमेटिकली मेरी कंपनी अच्छी एक्सपांड हो जाती है। तो इन सच केस इनमें जब कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के इश्यूज अराइव होंगे तो यहां पे सीईओ का काम बन जाता है कि इनका काम इंटीग्रेट करे, इनका जो भी इशू हो रहा है वो रिजॉल्व करे। अब यहां पे क्योंकि हर बंदा अपने फंक्शन में एक्सपर्ट है तो एक मायोपिक पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाता है, मतलब सब अपने फंक्शन के बारे में सोचते हैं, कोई भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बड़ा विजन लेके नहीं चलता है, कंपनी का विजन लेके नहीं चलता। इसका एक सिंपल सा मैं एग्जांपल हमेशा क्लास में देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल एचआर मैनेजर को ये बोल के रखा था कि आप कितने नंबर ऑफ डेज में हायरिंग कंप्लीट करते हो उसके बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाएगी। अब यहां पे सेल्स मैनेजर ने वैकेंसीज जो है वो एचआर को इंटीमेट की कि भाई इतनी वैकेंसी आके रखी हुई है। एक जन आया एचआर के पास, वो पूछता है एचआर को कि सर मेरे को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी कंपनी में काम लगना है, काम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा के दोगे क्या? अब एचआर क्या करता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो हमको पता है कि भाई सामने वाले को पूछने, वो प्रोवाइड पहले से ही कर देता है, बोलता है ये सब रट के आना। अब यहां पे वो बंदा बोलता है सर आपको इससे क्या फायदा हो रहा है, आप तो यहां पे पहले से ही पेपर लीक कर रहे हो। ये बोलता है यार मेरे को ऐसा है कि जल्दी से जल्दी अपॉइंट करवा के देना है, तो तू यहां पे अगर एलिजिबल कैंडिडेट बन जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। वो सेल्स मैनेजर 2-4 सवाल तेरे को पूछने वाला है, मुझे पता है कौन से सवाल वो पूछता है, आई हैव एन एक्सपीरियंस। तो इसके चक्कर में यहां पे एचआर मैनेजर क्या कर रहा है, अपना टारगेट तो पूरा कर रहा है, बट सेल्स मैनेजर को एक इनकेपेबल एम्प्लॉय शायद मिल जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, सब एकदम रटारट आंसर दे रहा है सामने वाला बंदा, बट यहाँ पे सेल्स मैनेजर कंफ्यूज होकर रखा हुआ है कि यार इसको तो ले लेना चाहिए, जबकि हमको पता है कि सामने वाले के पास तो पेपर पहले से आके रखा हुआ था। तो ऐसा मायोपिक पर्सपेक्टिव डेवलप हो सकता है, एचआर वाला सिर्फ अपनी सोचेगा, पूरे कंपनी की नहीं सोचेगा। ये एक लिमिटेशन देखा जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर का। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का डिविजनल स्ट्रक्चर। सर ये कब जरूरी पड़ता है, जब आप ज्योग्राफिकली एक्सपांड कर रहे हो। पहले मैं सिर्फ एक एरिया में ऑपरेट करता था कॉल्ड एज महाराष्ट्र, अब तो गुजरात में भी हम हैं, बैंगलोर में भी हम हैं, दिल्ली में भी हम हैं, हर जगह पे हम हैं। तो इन सच केस हमें लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यार मैं अकेला बैठा या परचेज मैनेजर भी अकेला, सेल्स मैनेजर भी अकेला इतना सब कुछ नहीं संभाल पाएगा। सर क्यों, आप ही सोचो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेट्स से कि मेरा जो सेल्स मैनेजर है वो मुंबई के जो सेल्स है वो तो बकायदा अच्छे तरीके से संभाल लेगा, लेकिन कैसे वो बेचारा अहमदाबाद की भी संभाले, बैंगलोर की भी संभाले, और इसीलिए हम लोग को डिविजनल मैनेजर्स लगते हैं जो हमारी डिविजन्स को मैनेज करे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कब आपका ये डिविजनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इफ यू आर डीलिंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो आपको ये स्ट्रक्चर बहुत ही काम आने वाला है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मल्टीपल एरियाज में जो है वो डील कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, तो भी आपको ये स्ट्रक्चर बहुत काम आने वाला है। आपके कस्टमर बहुत ही अलग है। एशियन पेंट्स की हम बात कर लेते हैं, एक है जो डेकोरेटिव पेंट्स वाले कस्टमर्स है, एक है जो इंडस्ट्रियल पेंट्स वाले कस्टमर है, तो भी ये स्ट्रक्चर बहुत काम का है, बिकॉज दोनों का जो परचेजिंग करने का तरीका है वो भी अपने आप में एकदम अलग है। एक बंदा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे छोटी छोटी क्वांटिटी में परचेस करता है, दूसरे वाला बड़ा ही ह्यूज क्वांटिटी में परचेस करता है। तो इन सच केस इन दोनों की परचेजिंग पैटर्न अलग है, दोनों की बार्गेनिंग पावर अलग है, दोनों जो सैंपल्स हमसे लेते हैं वो अलग है। एक को फिक्स कलर लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, दूसरे को मल्टीपल कलर स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। तो आप कस्टमर के बेसिस पे भी क्या कर सकते हो, डिविजनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि भाई डिविजनल स्ट्रक्चर किस किस बेसिस पे फॉर्म किया जा सकता है। इतना हम लोग ने देख लिया। एक तो प्रोसेस के बेसिस पे, जैसे अगर लेट्स से कि टेक्सटाइल की हम बात करें तो टेक्सटाइल में जो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, वीविंग का एक अलग प्रोसेस हो गया, निटिंग का एक अलग प्रोसेस हो गया, लेट्स से कि आपके जो असेंबलिंग है उसका एक अलग प्रोसेस हो गया। तो इन सच केस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस यू कैन ऑल्सो फॉर्म द डिविजनल स्ट्रक्चर गाइस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं एक छोटा सा साधारण सा एग्जांपल लेता हूं कि हमारा जो सीईओ है वो 3 प्रोडक्ट को संभाल रहा है, एसी, कार और शूज। ये तीनों के लिए वो बंदा एक डिविजनल मैनेजर अपॉइंट करता है। इस डिविजनल मैनेजर को बोलता है कि भाई आप डे टू डे ऑपरेशन आप संभालो, मैं अकेला बैठा इन तीनों को पूरे फुल फ्लेजेडली मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मुझे आपकी हेल्प लगेगी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा जो सीईओ है वो इन 3 के सहारे सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करता है। इन तीनों की अपनी अपनी टीम होगी, जैसे एसी प्रोडक्ट डिवीजन का अपना परचेज मैनेजर होगा, मार्केटिंग मैनेजर होगा, एचआर मैनेजर होगा, कार डिवीजन का अलग परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, सेम गोज फॉर योर शूज डिवीजन। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग के क्योंकि प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहे हैं, फंक्शनल मैनेजर बहुत कंफ्यूज हो रहा है। जैसे इसका मैं बहुत ही अब सिंपल वे में एग्जांपल दूं तो अभी रिसेंटली ऐसा था कि भाई जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी जो है वो पहले 2 डिवीजन एक साथ संभाल रही थी, पैसेंजर व्हीकल डिवीजन
और दूसरा कमर्शियल व्हीकल डिवीजन। लेकिन वहां पे लग रहा था कि भाई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, हमारा कमर्शियल व्हीकल पे ध्यान ही नहीं जा रहा, सिर्फ पैसेंजर कोई जो है वो ग्रो करने पे ध्यान जा रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग अच्छे खासे जिसके मार्केट लीडर है वहां पे हम लोग का थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए तो मामला ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने एक डिवीजन को सेपरेट ही कर लिया और डिविजनल स्ट्रक्चर पे आ गए। अब देखो यहां पे लग ही जाता है, जब एक पूरी टीम जो है ये 2 प्रोडक्ट को संभालती है तो ये वही बात होती है। आप भी जब 6 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो मन करता है कि कभी ये पढ़ूं कभी वो पढ़ूं, तो उसके चक्कर में कोई ना कोई सब्जेक्ट तो कॉम्प्रोमाइज होता ही है, क्योंकि हम लोग को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई वी गो फॉर द डिविजनल स्ट्रक्चर। अब आपके लिए तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, अगर आपके लिए ऐसा ऑप्शन होता तो किसी और से आप एक पेपर की एग्जाम दिला देते, दूसरे पेपर की एग्जाम दिला देते, बट यहाँ पे तो आपको 6 के 6 पेपर खुद ही पढ़ने हैं, तो ये कंफ्यूजन जो भी हो आपको दूर करनी पड़ेगी। बट इन केस ऑफ कंपनी दे हैव रिसोर्सेज, तो इन सच केस वो क्या कर सकती है, अलग टीम रख सकती है। फॉर एसी डिवीजन अलग टीम, फॉर कार डिवीजन एक अलग टीम, फॉर शूज डिवीजन एक अलग टीम। तो ये हम लोग का बन जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके एडवांटेजेस बहुत अच्छे हैं। आज अगर लेट से कि मेरा एसी डिवीजन अच्छा नहीं कर रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एसी का डिविजनल मैनेजर। तो देयर इज क्लियर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी एकदम क्लियर है सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। मोटिवेटेड रहता आदमी, बिकॉज पूरा का पूरा खुद ही संभालना है ना, ये परचेज वाले को मैं देखूंगा, सेल्स वाले को मैं देखूंगा। तो यहाँ पे ये बंदा एकदम मोटिवेटेड रहता है कि ये मेरा डिवीजन है, मैं इसे अच्छा बना के रहूंगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे अगर डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी फॉर्म कर रहे हो तो आप अलग अलग लोकेशन में प्रॉपरली कंपीट कर सकते हो। मैनेजर्स के लिए भी करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है। आज मेरा परचेज मैनेजर भी लुक टू करता है कि काश मैं डिविजनल मैनेजर बन जाऊं, डिविजनल मैनेजर लुक टू करता है कि काश मैं सीईओ की जगह पे आ जाऊं, बिकॉज उसने सब कुछ संभाला हुआ है, तो ही हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद रिगार्ड्स टू दैट प्रोडक्ट। तो अच्छी खासी करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है। लोकली आप सिचुएशन को बेहतर कंट्रोल कर सकते हो। एक कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट है, कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट का आप एग्जांपल ले सकते हो जब ज्योग्राफिकल एरियाज के बेसिस पे डिविजनल स्ट्रक्चर बनाया जाए। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि सूरत के अंदर अगर हम बात करें तो वेसू एक अलग डिवीजन हो गया और लेट्स से भटार एक अलग डिवीजन हो गया, ये 2 एरिया के नाम हो गए। तो अब वेसू और भटार के बीच में एक क्लाइमेट रहेगा कंपटीशन वाला। वेसू डिवीजन सोचेगी मैं भटार से अच्छा करूं, भटार डिवीजन सोचेगी कि मैं वेसू से अच्छा करूं, गुड। और अगर यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करें तो नया प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं, स्मूथली एकदम इजीली क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो ये हम लोग के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ एडवांटेजेस हो गए, बट विद ग्रेट एडवांटेजेस कम सम ग्रेट लिमिटेशंस आल्सो। बहुत कॉस्टली स्ट्रक्चर है। हर डिवीजन के लिए अपने को फंक्शनल स्पेशलिस्ट लगता है जो क्या करे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग का पूरा डिवीजन मैनेज करने में हेल्प करे। जैसे मैंने आपको बोला था ऊपर वाला जो फंक्शनल स्ट्रक्चर था उसमें ये परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर सिर्फ एक एक लग रहे थे। यहां पे अगर देखा जाए तो 3-3 लग रहे हैं। परचेज मैनेजर एसी डिवीजन का अलग, मार्केटिंग मैनेजर कार डिवीजन का अलग, एचआर मैनेजर शूज डिवीजन का अलग, मतलब हर एक का डिवीजन का अलग अलग मैनेजर लग रहा है। तो हमारा खर्चा थोड़ा सा बढ़ गया है। पेमेंट आपको फंक्शनल स्पेशलिस्ट को भी करना पड़ेगा, डिविजनल स्पेशलिस्ट को भी करना पड़ेगा, स्टाफ का डुप्लीकेशन हो रहा है, अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी बिकॉज बहुत ज्यादा हद तक आप इनसे कुछ काम एक्स्ट्रा करवा रहे हो। प्लस यहाँ पे हेडक्वार्टर को अच्छा कंट्रोल सिस्टम रखना पड़ेगा। और दूसरा लिमिटेशन, कंट्रोल सिस्टम रखना पड़ेगा मतलब सीईओ को बहुत अच्छा सिस्टम रखना पड़ेगा रिपोर्टिंग का, ताकि सारी बातें ये सीईओ तक पहुंचती जाए। दूसरा यहाँ पे लेट्स से कि लिमिटेशन ये है कि कुछ रीजन, कुछ प्रोडक्ट कस्टमर्स को हो सकता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही हो, तो उसके चक्कर में कंसिस्टेंट कंपनी वाइड प्रैक्टिस ना मेंटेन हो। जैसे अगर हम लोग में भी ऐसा हो जाता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर हमारे 2 डिवीजन है, एक वेसू के अंदर है और एक सिटलाइट के अंदर है, अगर यूजुअली हम लोग तो कंसिस्टेंटली सब कुछ रखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे तो हम लोग की ऐसी बात नहीं आती। बट लेट्स से सेटेलाइट डिवीजन में कुछ एक्स्ट्रा ऑफर किया जा रहा है, तो यहाँ पे वेसू के कस्टमर भी बोलेंगे हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे कंपैरिजन आने चालू हो जाते हैं जब आप ऐसी डिविजनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हो। सो दैट इज होल अबाउट डिविजनल स्ट्रक्चर। अब मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर मैं तो हमेशा बोलता हूँ इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। फर्क क्या होता है कि हमारा जो सीईओ होता है यहाँ पे इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, ये दोनों ही स्ट्रैटेजी को अपने हाथ में लेता है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को ये अपने हाथ में लेकर रखता है और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी को भी ये अपने हाथ में लेकर रखता है। तो इन सच केस ये दोनों की जिम्मेदारी हमारे सीईओ के पास होती है। सर जैसे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का मतलब अब इस चेन के अंदर एक और प्रोडक्ट मुझे ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल ट्रक डिवीजन हो गया, तो एक और ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो हम लोग ने डिसीजन अपने हाथ में लिया है। और बिजनेस लेवल का मतलब शूज डिवीजन वाला कैसे एसिक्स को कॉम्पीट करेगा, शूज डिवीजन वाला कैसे नाइकी को कॉम्पीट करेगा, वो डिसाइड करना आपका कौन सा स्ट्रैटेजी हो गया बिजनेस लेवल। तो यहां पे जो डिविजनल मैनेजर होते हैं उनके पास खाली डे टू डे ऑपरेशन को लेकर डिसीजंस होते हैं। कॉम्पीट कैसे करना है, स्पेसिफिकली क्या बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बनानी है,
वो अभी भी सीईओ के हाथ में होता है। लेकिन आप सोचो, जब 3 प्रोडक्ट है तो सीईओ ये सब देख सकता है, बट यहां पे अगर मैं बात करूं जब 13 प्लस प्रोडक्ट है तो हम लोग के सीईओ को बोलना पड़ेगा भाई आपके डिविजनल मैनेजर बहुत केपेबल हो चुके हैं, अब आपके मल्टीपल डिवीजन है, अब आपके हाथ में नहीं है। कॉर्पोरेट लेवल वाला आप अपने हाथ में रखो, बाकी जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी है आप उससे क्या कर दो, यहां पे डिसेंट्रलाइज कर दो। नाउ दैट इज द मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। इफ यू सी मल्टी डिविजनल का चार्ट तो यहां पे देखो हमारा जो सीईओ होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी बनाता है, और हमारे जो डिविजनल मैनेजर्स है जैसे सनसिल्क शैम्पू हो गया, लक्स शैम्पू हो गया, ग्लो एंड लवली हो गया, या व्हील शैम्पू हो गया, या डोमेक्स हो गया, ये सब हम लोग के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करते हैं, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी मतलब क्या, सनसिल्क के लिए क्या एड प्लेस करना है, सनसिल्क इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो क्या प्राइसिंग रखने वाला है, सनसिल्क में क्या प्रोडक्ट लाना है, कौन सा हम लोग को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉर्मुलेज नए लाने हैं, तो ये सारे डिसीजन आपका कौन लेगा, डिविजनल मैनेजर लेगा। बस खाली सीईओ को कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा लूप में रखता है, जहां अटकेगा वहां पे किसको अप्रोच करेगा, सीईओ को। तो सर सीईओ क्या डिसाइड करता है, सीईओ डिसाइड करता है कि नया प्रोडक्ट मुझे ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्लस इनसे थोड़ी बहुत बातचीत करता रहता है। दो चीजें सीईओ के हाथ में रहती है, एक तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और एक फाइनेंशियल कंट्रोल। व्हेन आई से स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मतलब हम पढ़ने वाले क्या होता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वही बात है, सनसिल्क डिवीजन में अगर अचानक से सरकार का कोई नोटिस आ गया तो वहां पे सीईओ जो है वो बीच में आके बोलता है अरे भाई आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं संभालता हूं। या सनसिल्क डिवीजन को लेकर ऐसा लगता है कि भाई कंपटीशन ने कुछ एकदम ही अलग कर दिया तो सीईओ बीच में आ जाएगा। तो आपके स्ट्रैटेजी में अगर मेजर बदलाव लाने की जरूरत है तो इन सच केस दोस्तों हमारा सीईओ काम आता है। अदरवाइज तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सीईओ बस खाली बैठकर पैसे देखता रहता है, सनसिल्क डिवीजन पे इतना डाल दो रे, लक्स डिवीजन में इतना डाल दो रे, ग्लो एंड लवली डिवीजन में इतना डाल दो रे, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट डिवीजन में कुछ ना कुछ पैसे डालने की चेष्टा करता है। बाकी लगभग यहाँ पे हमारे डिविजनल मैनेजर बड़े ही ज्यादा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्मार्ट रहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे सीईओ की जो जिम्मेदारियां है वो अपने कंधे पे लेते हैं, सिवाय कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। आज सनसिल्क वाला ये नहीं बता सकता कि भाई कंपनी को कौन सा नया डिवीजन ऐड करना चाहिए। बात तो सही है सर आपकी, चलो आगे जाते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ईच डिवीजन रिप्रेजेंट सेपरेट बिजनेस, हर डिवीजन यहाँ पे किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, एक सेपरेट बिजनेस के तौर पे ऑपरेट हो रहा है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑल्सो, प्लस ही इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी ऑल्सो। व्हेन आई से बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कैसे मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिशन में सेल करूं। कब डेवलप हुआ था, 1920 में, जब क्या दिक्कतें आ रही थी, कोऑर्डिनेशन वाली दिक्कतें आ रही थी, सीईओ जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहा था, अचानक से हर बार गेट में लाइन ही लगी रहती थी। कभी हमारा डिवीजन 1 का मैनेजर आके बोलता है सर क्या करना चाहिए, डिवीजन 2 का क्या करना चाहिए, अरे सब मैं देखता रहूंगा। तुम कब से संभाल रहे हो यार, अब से तुम ही संभालना चालू करो, मैं खाली मेन मुद्दों में ध्यान दूंगा। दैट इज द मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, राइट। टॉप मैनेजर वेर ओवर इन्वॉल्व इन सॉल्विंग द शॉर्ट रन प्रॉब्लम। आज सीईओ बेचारा छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहेगा तो कैसे बड़ा बनेगा। तो इन सच केस वो बेचारे का तो काम यहाँ पे क्या है, कंपनी का एक्सपांशन करना है। जब ये छोटे छोटे मुद्दे देखता रहेगा तो कितनी दिक्कतें आएगी, और इसीलिए डिविजनल मैनेजर्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जब मल्टीपल डिविजन्स में हम ऑपरेट करने लग गए। नेक्स्ट हमारा हो जाता है इट इज एसबीयू स्ट्रक्चर। सर इसका नाम क्या हो गया, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। बहुत अच्छा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप यहां पे देखो तो मैंने एग्जांपल आपको लिख कर दिया हुआ है। एचयूएल के अंदर देयर आर सो मेनी कंपनीज, ग्लो एंड लवली, पॉन्ड्स, डव, लक्स, व्हील, सर्फ एक्सेल, रेड लेबल, हॉर्लिक्स, किसान, ताजमहल, बूस्ट, डोमेक्स, रिन, कितने सारे कंपनीज है। अब इस कंपनीज के जब मल्टीपल डिवीजन आप फॉर्म करोगे तो एक बहुत ही अहम बात है जो आप खोदोगे, इनकी जो सिनर्जी का फायदा है वो। आज यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर देखा जाए तो ग्लो एंड लवली हो गया, पॉन्ड्स हो गया, ये सब ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। अगर यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनके अलग अलग डिविजनल मैनेजर होंगे तो इनके एडवर्टीजमेंट जो एक साथ प्लेस हो सकती थी, इनकी मार्केटिंग जो एक साथ हो सकती थी, इनके जो मटेरियल है जो एक साथ मंगवाए जा सकते थे, वो तो हो ही नहीं पाएगा। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जो कीवर्ड है एसबीयू स्ट्रक्चर का वो क्या हो गया, ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट डिवीजन। आज हम लोग को जहां पे भी लगता है कि एक अच्छा ग्रुप बनाया जा सकता है तो वो ग्रुप बनाने की हम कोशिश करते हैं, जैसे एचयूएल ने बना के रखा हुआ है। उन्होंने 3 ग्रुप्स में सारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर दिया। अब ये तीनों ग्रुप्स को जो है वो क्या नाम दिया जाएगा, एसबीयू का। सर व्हाट इज एसबीयू, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। जहां पे हम लोग को अच्छा खासा कैश फ्लो आ रहा है, जिनकी कॉम्पिटिशन अपने आप में एकदम अलग है और जिनकी स्ट्रैटेजी सेपरेटली बनाई जा सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का एक बड़ा सा एसबीयू मैनेजर होगा और उसके नीचे बहुत सारे डिविजन्स आएंगे। तो मतलब आप समझ लो हम यहां पे ऊपर क्या कर रहे थे, एक कंपनी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर रहे थे, यहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं, उनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज के मतलब बोलते हैं ना बहुत बड़े यूनिट फॉर्म कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 यूनिट फॉर्म कर दिए, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, होम केयर और फूड रिफ्रेशमेंट। अब यहाँ पे जितनी भी ब्रांड्स है वो मैंने एक एक करके अलग अलग जगह पे प्लेस कर दी। जैसे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में डाल दिया ग्लो एंड लवली, लैक्मे, पॉन्ड्स। होम केयर के अंदर अगर हम बात करें तो हम लोग ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डाल दिया डोमेक्स, रिन,
कंफर्ट जो होम केयर डिवीजन के, फूड रिफ्रेशमेंट में हम लोग ने डाल दिया ताजमहल, बूस्ट, रेडलिक्स और रेड लेबल और हॉर्लिक्स। तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग जो डिवीजन है उनकी क्या कर दी अपन ने, ग्रुपिंग कर दी और ये एसबीयू का एक सीईओ रख दिया। तो कुल मिला के आप समझ लो ये 3 अलग अलग मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर हो गए। एसबीयू का मतलब क्या हो गया, आपने ग्रुपिंग करके 3 अलग अलग मल्टी डिविजनल बना लिए। मैं तो इस वे में इसको समझूंगा। सो एसबीयू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ पे आप क्या करते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट को मैनेजेबल नंबर ऑफ एसबीयू के अंदर ग्रुप कर देते हो। इंटेंशन यही है टू एंश्योर कि भाई इन सबकी प्लानिंग एक साथ हो पाए। जैसे आज ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में जो अलग अलग डिविजन आ रही है उनकी प्लानिंग एक साथ हो पाए, इसलिए हमारा एसबीयू मैनेजर है। नहीं तो क्या हो रहा था, वो सिनर्जी का फायदा ही नहीं मिल पा रहा था। आज सिनर्जी का फायदा मिले इसलिए हम लोग ये वाली हरकतें कर रहे हैं। जैसे ग्लो एंड लवली और लैक्मे और पॉन्ड्स का अगर कहीं पे भी मटेरियल सेम मंगाया जा सकता है तो वो मंगवाओ ना, क्यों नहीं मंगवा रहे। तो यहाँ पे एसबीयू मैनेजर इंश्योर करेगा कि ऐसी सिनर्जी एस्टैब्लिश हो जाए, राइट। सो इंटेंशन इज टू इंश्योर कि प्रॉपर्ली कंपोजिट मतलब क्या हो गया, कंबाइंड यहाँ पे प्लानिंग हो सके। इंपॉर्टेंट फीचर ये है, एसबीयू के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एसबीयू क्या होता है, सिंगल बिजनेस या ग्रुप ऑफ रिलेटेड बिजनेस जिसकी अपनी टीम हो, अपनी इंडिपेंडेंट प्लानिंग हो सके और प्लस अपनी कंपटीशन हो। एक मैनेजर होगा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड कंट्रोल, राइट। तो ये कुछ आपकी बातें हो गई। देन आता है आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या हो गया, नेटवर्क स्ट्रक्चर। 5 हम लोग ने पढ़ लिए, अब 3 एकदम अलग है। नेटवर्क स्ट्रक्चर देखो भाई, आज हम लोग बोल रहे थे कि सर अगर हमारा परचेज हम लोग खुद मैनेज करेंगे, सेल्स मैनेज करेंगे तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट स्ट्रक्चर। लेकिन आजकल कौन ऐसा करता है, कौन अपना परचेज सेल्स खुद देखता है। सब लोग तो आउटसोर्स करके बैठते हैं और सिर्फ अपने कोर एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। जैसे नाइकी हो गया, नाइकी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगभग चीजें तो आउटसोर्स करके रखा हुआ है, लिवाइस लगभग चीजें तो आउटसोर्स करके रखा हुआ है। तो इन सच केस जब आप लगभग चीजें आउटसोर्स करके रखते हो और सिर्फ अपने कोर एक्टिविटी पे ध्यान देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है, एमसीक्यूज में आता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन स्ट्रक्चर। नॉन स्ट्रक्चर मतलब ये तो स्ट्रक्चर है ही नहीं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर है ही नहीं। यहाँ पे लगभग बातें, जैसे एक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर होगा जो क्या कर रहा है, बस खाली ब्रोकर का काम कर रहा है, अलग अलग जगह से काम करवा रहा है, खुद की कंपनी में कुछ काम नहीं हो रहा। एक छोटी ऑफिस में एक कंप्यूटर के सहारे डिफरेंट सेट ऑफ जगह पे अलग अलग सप्लायर्स को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। कुछ गुड सप्लाई कर रहे हैं तो कुछ सर्विस सप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर बात करें तो वर्चुअली हम लोग ने जो भी इन हाउस बिजनेस फंक्शन है उसको एलिमिनेट कर दिया है। परचेज हम खुद अपना नहीं देखते, सेल्स हम खुद अपना नहीं देखते, अकाउंटिंग हम खुद अपना नहीं देखते। सर आप क्या देखते हो, इन सबको देखता हूं मैं। इन सबको बस खाली मैं मैनेज करने का काम करता हूं, जोड़ने का काम करता हूं। वर्चुअली इट इज अ सीरीज ऑफ कोलैबोरेशन। यहां पे क्या हो चुकी है, कोलैबोरेशन हो चुकी है। कोई हायरार्की नहीं है, कौन ऊपर कौन नीचे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक वेब लाइक नेटवर्क है। वेब लाइक नेटवर्क मतलब आप यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मकड़ी की तरह सेंट्रली बैठे हो कॉर्पोरेट ऑफिस में और सब कुछ संभाल रहे हो और अलग अलग आपके जो है वो क्या सप्लायर सब जगह पे जुड़े हुए आपसे। कहां सूटेबल है सर, अनसर्टेन इन्वायरमेंट में, जहां पे ऐसा है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत आते हैं। मशीनें लेकर पछताने से अच्छा है किसी सप्लायर को बोल दिया तू बना, और मशीन अगर अपडेटेड आ गई नहीं आ गई तो सप्लायर को कट करके किसी दूसरे सप्लायर के पास चले गए। इनोवेशन की बहुत जरूरत है तो आप इनोवेशन पे ध्यान देते हो, क्विकली रिस्पॉन्ड करने की बहुत जरूरत है तो उस पर आप ध्यान देते हो। आप यहाँ पे कोई भी सैलरीड एम्प्लॉयज रखते ही नहीं हो, हर एक को प्रोजेक्ट बेस पे हायर करते हो, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की कोशिश करते हो, वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं करते। मतलब रादर देन कि मैं सप्लायर के बिजनेस में घुस जाऊं, उस सप्लायर के साथ क्या कर लूं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लूं। सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हो फॉर ए वेरी सिंपल रीजन कि यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे इंश्योर करना है कि इनके पास डेटा प्रॉपर्ली जाता रहे, नहीं तो ऑर्डर अटक जाएगा। यहाँ पे बाय ओवर मेक डिसीजन करते हैं कि खुद बनाएंगे नहीं, रादर दूसरों से खरीदेंगे। हम बस खाली एज अ ब्रोकर काम कर रहे हैं, एज अ हेडक्वार्टर काम कर रहे हैं। कंपनी अपने डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज पे फोकस कर सकती है। जैसे एचयूएल ने बोला हम तो भाई मार्केटिंग में अच्छे, उस पर ध्यान देंगे, माल वाल कहीं और से बनवा लेंगे, माल वाल कहीं और से बिकवा लेंगे। तो इन सच केस आप अपने डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज पे फोकस कर सकते हो। डिसएडवांटेज ये है कि इतने सारे पोटेंशियल पार्टनर्स मिलना एक ट्रबल का काम है, इनको संभालना एक ट्रबल का काम है। यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपने सारे फंक्शन आउटसोर्स कर दिए तो वो खुद बोलते हैं ना कि भाई एक आदमी है जो किसी बाहर से केक बनवाता है और एक जो है वो घर में केक बनवाता है, मतलब खुद ही घर में केक बनाता है। तो जो घर में केक बना रहा है वो आज इनोवेट कर सकता है, कुछ ना कुछ नया डालने की सोच सकता है, बट बाहर से अगर बनवाएगा तो वो जो सिनर्जी मिलती है ना खुद करके, वो नहीं मिलेगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अगर आप यहाँ पे खुद कुछ नहीं कर रहे, सब बाहर से करवा रहे हो, तो कहीं पे आप बहुत सारे कुछ बोलते हैं ना मेजर चेंजेस ला सकते थे, शायद वो आप ला ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो अब दूसरों से बनवा रहे हो, वो जितना सोचेगा आपके लिए उतने पे लिमिट हो, आप खुद तो अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि भाई आप अगर एक दो फंक्शन अपने हाथ में रखोगे, बाकी सब आउटसोर्स करोगे, तो कंपटीशन बहुत इजीली आपको क्या कर लेगा, ओवरकम कर लेगा, आप बड़े नॉन कॉम्पिटिटिव बन जाओगे। ये हम लोग के कुछ लिमिटेशंस हो गए, डिसएडवांटेज हो गए कि
हम लोग को इतने सारे पोटेंशियल सप्लायर कहाँ से मिलेंगे, प्लस हम लोग ने क्या कर दिया, अगर सारा काम कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया तो वो सिनर्जी जो अच्छी खासी मिल सकती थी, जैसे घर पे रिसर्च करना और किसी और को रिसर्च देना, उसमें रात दिन का फर्क होता है। और प्लस यहाँ पे वही बात है कि आप जिसमें बहुत अच्छे हो, अगर वो वाला काम आपने, अगर स्कूल जो है वो टीचिंग में मेन काम फोकस रखता है, अगर उसने टीचिंग ही आउटसोर्स कर दी तो फिर क्या ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसके पास। तो जो कोर एक्टिविटी अगर वो आपने लेट्स से कि आउटसोर्स कर दिया तो आप गए, राइट। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे कौन सा हो गया, आर ग्लास स्ट्रक्चर। देखो भाई, टेक्नोलॉजी के आने के कारण पहले क्या होता था कि हमारे 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते थे, टॉप, मिडिल और लोअर। लोअर जो भी डेटा टॉप तक पहुंचाता था, टॉप के पास उतना टाइम नहीं होता था कि अरे ये क्या डेटा लाया हुआ, ठीक से कर गेला। तो ये ठीक से प्रोसेसिंग का जो काम हो गया, ठीक से अरेंजमेंट का जो काम हो गया, वो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता था। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने सॉफ्टवेयर लाए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये वो फलाना ढिकाना। तो अब लोअर लेवल क्या करता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में डेटा डालता है और सीधा टॉप मैनेजमेंट तक सब कुछ पहुंच जाता है। मिडिल का तो काम ही यहां पे एलिमिनेट हो गया। तो इन सच केस टाइम के साथ क्या होता रहा कि जो टॉप, मिडिल और लोअर जो सेम लेवल पे थे, उसमें जो मिडिल लेवल है वो धीरे 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 कंस्ट्रक्ट होता रहा, बहुत ही कम हो गया। तो आपके जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो बहुत ही कम हो गए, टॉप अभी भी उतनी ही है, लोअर अभी भी उतनी ही है, और उसके कारण ये नया स्ट्रक्चर आया है जो आर ग्लास की तरह सिक्स्ड है। यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेक्नोलॉजी के आने के कारण, इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने के कारण जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसका काम कम हो गया है। ट्रेडिशनली पहले हम लोग को हर काम, हर फंक्शन के लिए एक स्पेशलिस्ट लगता था, अब मेरे को खाली जनरल मैनेजर चाहिए जो बस खाली इन सब को डेटा अपलोड करने बोल दे, बाकी तो ऑटोमेटिकली सारा काम क्या कर लेगा, सॉफ्टवेयर कर लेगा। लिमिटेशन यही है कि पहले जब मिडिल लेवल की बहुत सारी पोजीशन होती थी ना, तो लोअर वाले का सपना होता था, सर मैं मेहनत करूंगा, 2-3 साल में मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में पहुंच पाऊंगा। अब मिडिल लेवल की क्योंकि पोजीशंस बहुत कम हो गई है, तो मेरे लिए मोटिवेशन का स्रोत चला गया है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात तो सही है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर अभी भी कुछ तो सीट्स खाली है, बट पहले जितनी खाली थी उतनी तो नहीं है ना। तो काफी हद तक मेरा प्रमोशन रुक जाता है, क्योंकि टॉप के लिए तो मेरे को 15 साल जो है वो अपने आप को रगड़ना है, मिडिल के लिए तो 2-4 साल में काम हो जाता था, अब मैं वो बन नहीं पाऊंगा। आईटी ने हमारा काम यहाँ पे क्या किया है, छीन लिया है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड ये थोड़ा सा मोनोटोनी में ला देता है कि यार कब से 2-3 साल हो गए एक ही काम कर रहा हूँ, प्रमोशन हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक तरीके से लिमिटेशन देखी जाती है हमें। यार सीधी बात है, लिमिटेशन सोचकर ऐसा नहीं कि टेक को यूज करना बंद कर दे, उल्टा इसको ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे, हमारे एम्प्लॉयज को चैलेंजिंग टास्क दे प्लस अच्छे रिवॉर्डिंग सिस्टम रखे, तो लोअर लेवल वाला फिर मेहनत से काम करने की कोशिश करेगा। दैट इज योर आर ग्लास स्ट्रक्चर। आई होप आपको सारी बातें रिकैप हो रही होगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर हो गया कॉल्ड एज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। सर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या हो गया, वेल बहुत ही नया फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हम लोग को फंक्शनल वाले की भी हेल्प लगती है और डिविजनल वाले की भी हेल्प लगती है। जैसे मैंने यहाँ पे पीडब्ल्यूसी का एग्जांपल नोट किया हुआ है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पीडब्ल्यूसी में बहुत सारे होम डिपार्टमेंट होते हैं। आप भी जब आर्टिकल शिप करने के लिए जाओगे तो वो पूछते हैं वुड यू लाइक टू वर्क इन टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट, टैक्स कंप्लायंस, अलग अलग उनके डिपार्टमेंट है, किस में आप काम करना चाहोगे। तो इन सच केस यहाँ पे उनके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वो सारे डिपार्टमेंट्स की सर्विस कभी ना कभी क्लाइंट को सबकी चाहिए होती है। तो इन सच केस आपने क्या कर दिया, पहले तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स फॉर्म कर दिए, होम डिपार्टमेंट जिनको हम बोलेंगे, और इनका एक लीडर अपॉइंट कर दिया। टैक्सेशन डिपार्टमेंट का लीड हो गया, ऑडिट का पार्टनर हो गया, प्रोजेक्ट फाइनेंस हो गया, टैक्स कंप्लायंस हो गया, इनकी लीड हो गई। इनके पास अच्छी खासी टीम रहेगी ऑफ एम्प्लॉइज, पूरी टीम ऑफ एम्प्लॉइज है। अब क्या होता है, अचानक से महिंद्रा एंड महिंद्रा आके बोलते हैं पीडब्ल्यूसी, बोला हाँ सर मुझे टैक्सेशन, ऑडिट, प्रोजेक्ट फाइनेंस, टैक्स कंप्लायंस सब कुछ आप संभालो, ऐसा कुछ चाहिए। तो बोलते हैं सर डन। तो यहाँ पे पीडब्ल्यूसी क्या करता है, एक नया नवेला प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट करता है और इसको बोलता है कि भाई हम लोग टैक्सेस डिपार्टमेंट वाले को बात करेंगे, वो एक एम्प्लॉय आपको देगा, ऑडिट वाले से बात करेंगे, वो एम्प्लॉय आपको देगा, प्रोजेक्ट फाइनेंस वाले से बात करेंगे, वो एक एम्प्लॉय आपको देगा, टैक्स वाले से भी बात करेंगे, एंड ये सबसे बात कर कर एक एक एम्प्लॉय आपको दिलवा देंगे। इन पांचों को आप लेकर जाओ और इस महिंद्रा एंड महिंद्रा का काम पूरा का पूरा करवा लो। इनमें कोऑर्डिनेशन जरूरी है, इसीलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम आपको एज अ कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोला जी सर मैं यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चला जाऊंगा, एंड दैट इज योर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। क्यों सर इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि रोज एंड कॉलम फॉर्म हो रहे हैं। यहां पे बेचारा ये जो एम्प्लॉय है ना, इसको 2-2 जन की सुननी पड़ रही है, इसको टैक्सेशन डिपार्टमेंट की लीड की भी सुननी पड़ रही है, प्लस प्रोजेक्ट मैनेजर की भी सुननी पड़ रही है। इसीलिए हेनरी फ्योल का एक बहुत ही प्यारा प्रिंसिपल है कॉल्ड एज यूनिटी ऑफ कमांड, उसकी यहाँ पे धज्जियां उड़ रही है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वाले प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ रही है, बट इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टीज है वो शेयर हो सकती है, और साथ ही साथ टीम में अच्छा डिस्कशन हो सकता है। जैसे टैक्सेशन डिपार्टमेंट में ये एम्प्लॉय एमएनएम पे काम कर रहा है, तो हो सकता है कि ये वाला एम्प्लॉय रिलायंस में काम कर रहा होगा। रोज शाम जब ये मिलेंगे इस डिपार्टमेंट के कैबिन के अंदर, तो अपने अपने नए नए आइडिया शेयर करेंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग।
एंड दैट इज योर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. मैट्रिक्स इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट लुक्स लाइक रोज एंड कॉलम्स. यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी मिलती है क्योंकि हमारा होम डिपार्टमेंट जो है वो परमानेंट डिपार्टमेंट हो गया और ये प्रोजेक्ट मैनेजर टेम्परेरी हो गया. तो स्टेबिलिटी ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपार्टमेंट. ईच एम्प्लॉय हैव टू सुपीरियर, एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक फंक्शनल मैनेजर. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लो पे डिपेंड करता है कोई भी प्रोजेक्ट इजी टू शट एंड डाउन. एंड कहाँ पे यूज होता है? हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. 3 फेज में आप ये स्ट्रक्चर बनाते हो. पहला हो गया क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स, दूसरा हो गया प्रोडक्ट ब्रांड मैनेजमेंट एंड तीसरा हो गया मैच्योर मैट्रिक्स. देखो ये टाइम की बात है. जैसे इनिशियली क्या होगा, जब कोई नया प्रोजेक्ट हमारे पास आएगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट करूंगा और फंक्शनल इंचार्जेस को अपॉइंट करूंगा. फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि टीम थोड़ी सी और परमानेंट बनेगी. जैसे हमारा ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है अब ये प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से मैनेज करने लग गया होगा, ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया होगा, रोज यही जाता है. जैसे कि M&M ने जब सबसे पहली बार बोला था मेरे को एक टीम चाहिए, तो मैंने पहले दिन जब टीम भेजा हम कौन सी स्टेज पे हो गए? क्रॉस फंक्शनल स्टेज पे. नया प्रोडक्ट लाइन हम लोग को दिखा है, प्रोजेक्ट मैनेजर को मैंने इंचार्ज रखा, एक टास्क फोर्स बनाई फंक्शनल टीम की और उसके साथ भेजी. वक्त के साथ क्या हो गया कि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो परमानेंट हो गया, रोज वही जाने लगा. तो अब ये क्या बन गया? हमारा प्रोडक्ट मैनेजर बन गया और ये इंटीग्रेटर का काम करने लग गया. फंक्शनल में अभी भी ऐसा है कि इंप्लॉयज बार बार चेंज होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद टाइम बिंग में क्या हो गया, जब ये M&M 3-4 साल से हमारा ही क्लाइंट बन गया तो हर बार वही टीम जाती है. तो ये कौन सा स्ट्रक्चर आ गया? मैच्योर मैट्रिक्स आ गया. इट इज ट्रू डीएल अथॉरिटी स्ट्रक्चर, जहां पे दोनों ही अब क्या हो गए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी रखते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजर भी हमारे लिए उतना जरूरी है जितना हमारा फंक्शनल मैनेजर जरूरी है. अगर आपको डिटेलिंग में पढ़ना है तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप वो देख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. राइट, फाइन. ये हम लोग के 8 स्ट्रक्चर हो गए. अब यहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम हो गया चैंडलर, जिसने बोला है कि स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा रिलेशन है. कभी कभार अगर देखा जाए तो हमारी स्ट्रैटेजी हमारे स्ट्रक्चर पे इंपैक्ट डालती है और हमारा कभी कभार स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रैटेजी पे इंपैक्ट डालता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अगर मैं पहले बात करता हूं स्ट्रैटेजी की कि कैसे हमारी स्ट्रैटेजी हमारे स्ट्रक्चर पे इंपैक्ट डालती है. पहले मेरी स्ट्रैटेजी थी कि सिर्फ मैं एक ही प्रोडक्ट में डील करूंगा, अब मैं मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करने लग गया. क्या हमको स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा? यस सर. तो ये हो गया एग्जांपल जहां पे हमारी स्ट्रैटेजी किसके ऊपर इंपैक्ट डाल रही है? स्ट्रक्चर के ऊपर. पहले सारे काम मैं खुद करता था, अब सारा काम मैंने आउटसोर्स कर दिया. क्या मेरा नया स्ट्रक्चर फॉर्म होगा? यस सर. किसने इंपैक्ट डाला? स्ट्रैटेजी ने. किस पर इंपैक्ट डाला? स्ट्रक्चर में. ये हो गया हम लोग का फर्स्ट एग्जांपल जहां पे हम लोग ने देखा हाउ स्ट्रैटेजी इंपैक्ट ऑन स्ट्रक्चर. दूसरा क्या हो गया? जहां पे स्ट्रक्चर हमारी स्ट्रैटेजी पे इंपैक्ट डालता है. देखो लॉन्ग रन में बार बार आप स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, ह्यूमन रिलेशनशिप यहाँ पे चेंज होते रहेंगे. फिर अगर मैं बार बार टीम लीड चेंज करता रहूंगा, एम्प्लॉयज को यहाँ वहाँ करता रहूंगा, तो इन सच केस कभी वो रिलेशनशिप फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, कभी वो लॉन्ग टर्म सिनर्जी आ ही नहीं पाएगी. और इसीलिए 3-4 साल में एक बार स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है बार बार स्ट्रैटेजी के कारण, बट उसके बाद इंश्योर करते हैं कि अगली बार जब हम लोग स्ट्रैटेजी बनाए तो मोस्टली हमारे स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के बनाए. तो शॉर्ट रन में आप एक बार के लिए क्या कर सकते हो, आपके स्ट्रक्चर को बदल सकते हो इन ऑर्डर टू बी कंपेटेबल विद द स्ट्रैटेजी, बट वो बार बार आपका बदला नहीं जा सकता. अगले साल फिर इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो बदला हुआ स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से मैं स्ट्रैटेजी बनाऊं. ये इंश्योर करना है. दैट इज चैंडलर स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप. यू हैव टू रेफर फ्रॉम नोट्स जो ऑलरेडी अपलोडेड है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जो हम लोग जाएंगे, दैट इज ऑन स्ट्रैटेजिक लीडरशिप. जी हाँ, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप वाले टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं. वेल, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप. सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है रोल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडर. देखो लीडर का काम क्या रहता है? हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिव रखे, अलर्ट रखे नए अपॉर्चुनिटीज के लिए. कुछ भी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसको क्या करे? ग्रैब करे. अगर हम लोग को लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ईवी व्हीकल जो है वो इंडिया में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग टाटा की बात कर लेते हैं. टाटा के जो लीडर है बाकायदा उन्होंने जो है वो एक अच्छे स्ट्रैटेजिक लीडर का रोल निभाया. जब इंडिया में ईवी आ रही थी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सब लोग तो बोल रहे थे अरे यार पूरा यूनिट चेंज करना पड़ेगा, पूरी मशीनें लानी पड़ेगी, फिर पता नहीं चले ना चले. रतन टाटा जी ने बोला कि भाई छोड़ो ये सब चेंज करने की बात, एक काम करते हैं अभी मशीनें वगैरह नहीं लाते, हम लोग ह्यूमंस को इन्वॉल्व करके ईवी जल्दी से जल्दी बनाते हैं, देखते तो है, बी अ लीडर इन दैट. तो ये लोग सबसे पहले रिस्पॉन्सिव थे और इसीलिए आज के टाइम पे ईवी मार्केट में अगर कार ऑटोमोबाइल की हम बात करें तो नेक्सॉन जैसी गाड़ियां ज्यादा चल रही है, बिकॉज उन्होंने सबसे पहले क्या किया? रिएक्ट किया. तो ये एक बात हो गई कि सेटअप का वेट नहीं किया, सीधा अपन ने क्या कर दिया? रिएक्ट कर दिया. टीम जो है स्पिरिट लाना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसका काम बन जाता है? हमारे स्ट्रैटेजिक लीडर का काम बन जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल चक दे इंडिया अगर किसी ने देखी है, देखनी भी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है. अब भी नहीं देखनी चाहिए, एग्जाम चल रहा है, मतलब सीजन चल रहा है, राइट. सो उसके अंदर ऐसा होता है कि भाई जब नए नए प्लेयर्स अलग अलग जगह से आते हैं और टीम के लिए खेलते हैं तो इन सच केस हमेशा वो ऐसा बोलते हैं कि यार मैं तो ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो वहाँ पे शाहरुख खान बोलता है कि आप किसी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक ही
कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज़ इंडिया, और उसके लिए आपको खेलना है। सबसे पहले आपको इंडिया के लिए खेलना है, फिर आपकी टीम के लिए खेलना है, और उसके बाद आप में कोई अगर एनर्जी बच जाए तो अपने आप के लिए खेलना है। दैट इज द ई स्पिरिट द कॉप्स। कि एक कल्चर हम लोग ने कौन सा पैदा किया, टीम स्पिरिट का। एथिकल लीडरशिप हम लोग ने एक्सरसाइज की। एथिकल लीडरशिप एक्सरसाइज की मतलब मैं हमेशा एग्जाम्पल देता ही हूँ कि एक टाइम था जब टाटा कंपनी में फ्रॉड हुआ था 2003 के आसपास, और उनके एक फाइनेंशियल फ्रॉड में एक पूरी टीम जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वॉल्व थी, लेकिन ये इंटरनली पता चला था कि ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है। तो वहाँ पे रतन टाटा जी के पास जब ये वाली इन्फॉर्मेशन गई तो उनके पास ये दो रास्ते थे। एक, इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली एक्सेप्ट करे और आउट करे, और दूसरा, अंदर ही अंदर सब कुछ वापस से ठीक कर दे। उन्होंने दूसरा रास्ता नहीं चुना, पहला वाला रास्ता चुना कि भाई एथिकल लीडरशिप तो तभी होगी जब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये वाली गलती को एक्सेप्ट करूंगा और वादा करूंगा वापस से ये रिपीट नहीं होगा। दैट इज एथिकल लीडरशिप। जब एथिकल लीडरशिप आप एक्सरसाइज करते हो ना तो लोगों को आप जैसा बनने का मन करता है। जैसे बहुत बार हम लोग को देखने मिलता है कि सचिन तेंदुलकर की जब आउट हो जाते थे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्हें पता रहता था कि भाई बैट पे जो है वो एज एन बॉल टच हुई है और कैच आउट हुए, बट एम्पायर को लगता था कि वो आउट नहीं हुए हैं। तो एम्पायर जब ना का डिसीजन देता था, नॉट आउट का डिसीजन देता था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी वो बैट छोड़कर चले जाते थे कि भाई मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इट इज़ अ वेरी 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 वंडरफुल बॉल और ये विकेट है। तो ये जब आप इंसिडेंट्स देखते हो ना तो ये आपको इंस्पायर करते हैं, ना कि आपने जो है वो एज इन थोड़ा सा ऐसा कन्विंस किया कि नहीं नहीं मैं तो आउट ही नहीं था एंड ऑल। तो देखो ये एक बार के लिए आपके एडवांटेजेस होगा कि चलो आपको और बैटिंग मिल पाएगी, बट लॉन्ग रन में ये इंसिडेंट्स याद नहीं होगा। लॉन्ग रन में क्या इंसिडेंट्स याद होगा कि एम्पायर ने आउट दिया नहीं और आप फिर भी आउट मानकर चले गए। तो ये एथिकल लीडरशिप का एग्जांपल हो गया। एंड पुशिंग करेक्टिव एक्शन टू इंप्रूव द स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन। जो भी कंपनी के अंदर हो रहा है, स्टेइंग ऑन द टॉप, क्या हो रहा है, प्रोग्रेस मॉनिटर करते रहना। जैसे एमएस धोनी को पता ही रहता है कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरे ग्राउंड में क्या हो रहा है ऑल। सो ये आपके 5 क्या हो गए एज इन रोल्स हो गए ऑफ अ स्ट्रेटेजिक लीडर। कीप्स इसका कोडवर्ड हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे ह्यूमन कैपिटल को अच्छे से मैनेज करे। एज ए लीडर किसको पहले बैटिंग पे भेजूं, किसको बाद में भेजूं, किसको बॉलिंग दूं, किसको नहीं दूं, किसको फील्डिंग दूं, किसको नहीं दूं, ये मेरा काम हो गया। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेना मेरा काम हो गया। जैसे टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो गया कि कब हम लोग को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी पारी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। साथ ही साथ हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम सस्टेन करना हमारा काम हो गया। पॉलिसीज बनाना हमारा काम हो गया। एक्शन प्लान बनाना हमारा काम हो गया। लोगों के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना हमारा काम हो गया। ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा बदलाव आ रहा है तो उसे मैनेज करना हमारा काम हो गया। एक अच्छा कल्चर फॉर्म करना हमारा काम हो गया। और ये काम आपके 2 अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स के थ्रू किए जा सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही क्वेश्चन, इसलिए इस पर हम लोग गौर दे रहे हैं। पहला आपका स्टाइल हो गया कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। सर क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल? वेल, ऐसा लीडरशिप स्टाइल जो लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन लाए। आपके कंपनी के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, कंपनी में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रॉफिट्स तो बहुत ही आसार कम दिख रहे हैं और मार्केट में बड़ा ही आपका नेगेटिव नाम चल रहा है। आपके एम्प्लॉयज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डबल थॉट्स पे है कि यार ये कंपनी जो है बंद तो नहीं हो जाएगी ना, कंपनी हम लोग को सैलरी दे पाएगी ना। और उस वक्त आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप का जो है वो रोल निभाते हो। यहाँ पे आप कारिज्मा यूज करते हो, एंथुजियाज्म यूज करते हो, अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर करते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उनमें एक्साइटमेंट वापस से पैदा करते हो, उनमें विजन वापस से पैदा करते हो। मैंने 1983 की जब मूवी देखी थी, हाँ जी, कपिल देव की, तो उसमें जब लास्ट मैच होता है फाइनल का और वर्ल्ड कप के अंदर हमारे वेस्ट इंडीज़ के सामने बहुत ही कम स्कोर बनता है, गेस 183 का स्कोर बनता है, तो इन सच केस हमारी जो टीम है वो बड़ी मायूस हो जाती है कि यार इतना हम लोग मेहनत किए और फाइनल तक आए और उसके बाद लग रहा है कि अब तो जीत ही नहीं पाएंगे। तब वहाँ पे कपिल देव एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल का रोल प्ले करते हैं और बोलते हैं कि भाई यहाँ से अगर हम लोग हार जाए तो ये हार सुनना हम लोग का जो है वो बर्दाश्त है, हम लोग हारे चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कोई भी ये नहीं कहना चाहिए कि भाई हम लोग ने एक एक बॉल तक फाइट नहीं की। तो हमें इंश्योर करना है कि ये 183 रन बनाने के लिए हम लोग को वेस्ट इंडीज़ को तरसा देना है कि हम लोग लड़े, ये वाली बात हम लोग जो है वैसे सुने, रादर देन कि इन्होंने लड़ाई नहीं, बिकॉज स्कोर बहुत कम इन्होंने किया था, टारगेट बहुत कम दिया था। तो जब ये एनर्जी पैदा होती है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखता है कि बॉस ये ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप आपके लिए जादू का काम करती है। जब आपकी टीम मायूस होती है और उनमें आप क्या करते हो, विजन भरते हो, एक्साइटमेंट भरते हो, उनको मोटिवेट करते हो, उनकी एबिलिटीज़ को स्ट्रेच करते हो, फिर आपको टीम वो भी कैच पकड़ते हुए दिखाई देती है जो आप कभी इमेजिन कर भी नहीं सके, राइट। एंड लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन में ड्रामेटिक चेंज लाना, बहुत ही मेजर चेंज लाना। सर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल कब काम आएगी? जब सब कुछ सेट चल रहा है, कंपनी खूब पैसा कमाती है, रिलायंस के टाइप खूब पैसा कंपनी के पास भी है, और कंपनी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी काम करवाना चाहती है एकदम सिंपल सा हिसाब रखती है, करेगा तो तेरे को जो चाहिए वो मिलेगा, नहीं करेगा तो निकल जा। तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग इंश्योर करते हैं कि हमारे ऑफिस की अथॉरिटी का हम यूज करें। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी आर इन अ गुड स्टेज जहाँ पे हम लोग सामने वाले को रिवॉर्ड भी दे सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, और हम लोग की कंपनी ऑलरेडी अच्छा कर रही है, बहुत लोग ऑलरेडी हमारे पास काम करने के लिए जो है वो ऑजिन उत्सुक होकर रखे हुए। तो आपने सिस्टम्स पे काम किया कि यार हम लोग सिस्टम डिजाइन करके रखेंगे एकदम फेयर वे में,
आप ये करो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपने ये क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं किए आपका प्रमोशन नहीं होगा। एक मोटिवेशन को ना फॉर्मलाइज्ड अप्रोच हम देते हैं, क्लियर गोल्स आपने सेट कर दिए और रिवॉर्ड और पेनल्टी आपने क्या कर दिया, साथ में अटैच कर दिया। तो यहाँ पे कुछ इंस्पिरेशन का काम नहीं होता, पैसे जो है या गोल्स है उनको पूरा करना यहाँ पे कंपनी कमिट करती है, बदले में कंपनी को जो चाहिए वो आप करके दो। सो दैट इज योर ट्रांजेक्शनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप। सर ये दो स्टाइल ऑफ लीडरशिप आपको अच्छे से करके जानी है। एग्जाम में जो है वो आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, डन सर। उसके बाद हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, कॉल्ड एज कंट्रोल, दैट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। इसके पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब बहुत सिंपल होता है। कब हम लोग ये वाला वर्ड यूज करते हैं? वेल जब हम लोग जैसा सोचा था वैसा अगर हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, अरे चीजें सब कंट्रोल में चल रही है। तो बेसिकली यहाँ पे भी स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का मतलब यही है कि हमने जिस हिसाब से सोचा था अगर सब कुछ वैसा होता जा रहा है तो अपने क्या वर्ड यूज करेंगे, सब कुछ कंट्रोल में चल रहा है। तो बेसिक सेंस में कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, यू आर कंपेयरिंग योर एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो आज हो रहा है उसको आप कंपेयर कर रहे हो विद द स्टैंडर्ड्स यू हैव सेट, जो हम लोग ने सोचा था उसके साथ, और सब कुछ अगर टाइम पे चल रहा है, एकदम प्रॉपर हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सब कुछ कंट्रोल में है। आप यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने जो है एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करते हो विद द स्टैंडर्ड, और जो भी डिविएशन आती है, सर डिविएशन का मतलब चेंजेस जो आते हैं, उसको आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है एज इन सुधारने की कोशिश करते हो, इंश्योर करते हो कि यहाँ पे आप करेक्टिव एक्शंस ले लो एंड ऑल। अब यहाँ पे हम लोग को टाइप्स ऑफ कंट्रोल अच्छे से पढ़ना है, और मेनली अगर बात करें तो कौन से कंट्रोल्स अच्छे से पढ़ने हैं, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। सर व्हाट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल? सिंपल सी बात है, जैसे मैंने स्ट्रैटेजी सोची थी वैसे वो इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, एक तो ये देखना, प्लस जब स्ट्रैटेजी बनाया था तो मैंने कुछ रिजल्ट्स भी इमेजिन किया था, तो वो रिजल्ट्स जो है वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये देखना, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। सो क्या हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान के हिसाब से इंप्लीमेंट हो रही है, प्लस जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, क्या हम लोग ने जैसे सोचा था वैसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। हमारे 4 टाइप है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के, जो हम लोग को अच्छे से पढ़ लेने हैं। एक हो गया स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस, दूसरा हो गया स्पेशल अलर्ट, तीसरा हो गया इंप्लीमेंटेशन, और आखिरी हो गया प्रीमाइज कंट्रोल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रैटेजिक प्रीमाइज कंट्रोल की बात करते हैं। सर प्रीमाइज का मतलब क्या होता है? अजम्पशन। प्रीमाइज का मतलब होता है अजम्पशन जो आप यूज करते हो व्हाइल फॉर्मिंग अ स्ट्रैटेजी। सरकार यही रहने वाली है, अगले 5 साल तक जो है वो रिसेशन नहीं आने वाला है, डॉलर्स हम लोग का इस तरीके से स्टेबल ही रहेगा, ये सारे आपने अजम्पशन यूज किए हुए विद रिगार्ड्स टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। हमारा जो समाज है वो कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, यंगस्टर गेमिंग को फिर भी पॉपुलर मानेंगे, तो ये सब अजम्पशन आप यूज करते हो व्हाइल फॉर्मिंग द स्ट्रैटेजी। आप देखते हो कि भाई जो अजम्पशन हम लोग ने यूज किए थे व्हाइल फॉर्मिंग द स्ट्रैटेजी, आर दे स्टिल वैलिड? क्या आज भी वो वैलिड है? आप कंटिन्यूसली अपने इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते रहते हो ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या हमारे जो प्रीमाइसेस है जिसके बेसिस पे हम लोग ने स्ट्रैटेजी बिल्ड की थी, आर दे स्टिल वैलिड? तो कुल मिला के आपने जो पेस्टल एनालिसिस किया था, क्या आज भी वो पेस्टल एनालिसिस सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा? जब आप ये चेक करते हो तो मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने प्रीमाइसेस को चेक कर रहा हूँ, अपने अजम्पशंस को चेक कर रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो जाता है कॉल्ड एज स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। भाई मार्केट के अंदर कोई मेजरली नया चेंज आ गया है, जैसे आपके कॉम्पिटिशन ने मर्ज कर लिया है, नेचुरल कैलामिटीज आ गई है, टेररिस्ट अटैक हो गए हैं, और उस वक्त आपको अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाना है कि नहीं लाना है, वो आप देखते हो, तो दैट इज स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। तो अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट होकर रखा हुआ है, फोर्सिंग यू टू रिकंसिडर योर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस इज वेरी सिंपल, ये तो अपना अनफोकस्ड फॉर्म है। अनफोकस्ड इसलिए बिकॉज यहाँ पे हम लोग एक जनरल नॉर्मल मॉनिटरिंग रखते हैं। आप मॉल्स में घूम रहे हो तो देख रहे हो कि भाई क्या कुछ चल रहा है एंड ऑल, आप थोड़ी बहुत मैगजीन पढ़ते रहते हो, थोड़े बहुत आप न्यूज़ चैनल देखते रहते हो कि कोई भी ऐसी नई इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो आपके काम आ सके, तो इट्स अ वेरी लूज फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। मैं तो हमेशा स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ, बार बार जाके BOS नॉलेज पोर्टल वो देखता रहता है कि भाई उसमें कुछ नया नोटिफिकेशन आया है क्या, दैट इज स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस, राइट। सो स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस आपका बड़ा ही अनफोकस्ड रहता है, राइट। एंड लास्ट आपका कौन सा होता है? इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। सर व्हाट इज इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल? देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा यहाँ पे देता हूँ बिग बाजार का। बिग बाजार ने एक टाइम पे ऐसी स्ट्रैटेजी लाई थी कि वो हेफ्टी डिस्काउंट देगा ऑन अ पर्टिकुलर डे, बट उन्होंने इतना एस्टिमेट नहीं किया था कि भाई इतनी सारी भीड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं हमेशा क्लास में ये बोलता हूँ, कुछ बातें वक्त के साथ आपको पता चलती है। आपने सोचा रहेगा सही है, बट उसका इंप्लीमेंट करते वक्त जो है वो शायद हम लोग को रियल डिफिकल्टीज जो है वो तब पता चले। तो वो पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ चेंज करने की जरूरत है कि नहीं, वो हो गया आपका इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। कि आपने सोचते वक्त तो सब सही सोचा होगा, मना नहीं कर रहा हूं, बट यार सब कुछ थोड़ी ना सोच पाए होंगे। आपने इंप्लीमेंटेशन लेवल में क्या डिफिकल्टीज आई रहेगी वो तो सोचा ही नहीं था। तो इन सच केस, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिग बाजार ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई थी, बोला था कि भाई फुटफॉल भी आएगा, आया भी, इनफैक्ट इतना आ गया कि स्टोर बंद करने की नौबत आ गई कि भाई ये लोग इतने सारे कैसे घुसेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और लोगों को 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, तब जाके भी नंबर नहीं आ रहा था। तो ये हो गया इंप्लीमेंटेशन लेवल पे डिफिकल्टीज आना।
कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा. So in such case, you are assessing the need for change in overall strategy in light of unfolding events. कि भाई जब आप अभी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किए हो तो कुछ नई बातें आपको अभी पता चली है. कभी कभार होता है ना कि कंपनीज भी पॉलिसी रख देती है और उसको पता नहीं चलता है कि अरे बाप रे, पॉलिसीज में तो इतना सारा हम लोग को नुकसान होगा, हमको पता भी नहीं था, तो उसको आप फिर बंद करने की कोशिश करते हो. दैट इज इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल. सो यहाँ पे ऑपरेशनल कंट्रोल का ये रिप्लेसमेंट नहीं है. ऑपरेशंस कंट्रोल एक अलग चीज हो गई, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल एक अलग चीज हो गई. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप यही चेक करते रहते हो क्या हमारे जो स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट है, इट इज नॉट ट्रस्ट, इट इज थ्रस्ट. स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट का मतलब यही हो गया कि भाई जो हम लोग अचीव करना चाहते थे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है. प्लस की एक्टिविटीज को आप मॉनिटर करते रहते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलस्टोन. क्या इतने टाइम में ये वाला इवेंट हुआ ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने सोचा था 1000 कस्टमर आएंगे, क्या वो आए ना, तो माइलस्टोन आपके अचीव हो रहे कि नहीं हो रहे. दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंट्रोल कॉल्ड एज इंप्लीमेंटेशन. तो इसका कोडवर्ड बहुत सिंपल सा बन जाता है, दैट इज SIPC. तो ये हम लोग का एक और टॉपिक हो गया कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, राइट. सो 3 टॉपिक हम लोग ने मेरे हिसाब से कर लिए, वो मैं 3 यहाँ पे टिक कर देता हूँ ताकि हम लोग को एक आइडिया रहे कौन सा हो गया है. हमने स्ट्रैटेजिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, जी सर. हम लोग ने स्ट्रैटेजिक लीडरशिप के बारे में पढ़ लिया, हाँ सर. हमने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के बारे में पढ़ लिया, हाँ सर. अब इसके अंदर 2 है, एक होता है और ऑपरेशनल कंट्रोल और दूसरा हो गया मैनेजमेंट कंट्रोल. थोड़े से कम इंपॉर्टेंस है, बट ऑपरेशनल कंट्रोल का मतलब हो गया मैं इंडिविजुअली ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा हूँ. क्या हम लोग ने जितना रॉ मटेरियल इनपुट डालने का सोचा था उससे ज़्यादा तो नहीं डल रहा. क्या हम लोग ने जो है वो सोचा था कि भाई परचेज इतने में हो जाएगी तो हो रही है ना. तो जब आप एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहे हो, इट इज़ ऑपरेशनल कंट्रोल. यही एक्टिविटीज़ को जब आप क्यूमुलेटिवली मैनेज कर रहे हो तो ये क्या हो गया, मैनेजमेंट कंट्रोल. तो इसमें मैं हमेशा डिसीजंस की बात करता हूँ. जैसे परचेज डिपार्टमेंट वाले के जो मैनेजर है वो मैनेजमेंट कंट्रोल में आता है, उसको बहुत कुछ संभालना है. लेकिन परचेज डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे जो एम्प्लॉइज आएंगे वो ऑपरेशंस को एकदम माइन्यूट लेवल पे जब मॉनिटर करते हैं तो दैट इज ऑपरेशनल कंट्रोल. तो ये हम लोग ने देख लिया स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के बारे में, एंड दैट्स इट. आई गेस इतना ही अपन ने देखा है. आगे वाले पार्ट पे हम लोग आते हैं. सर आगे वाला पार्ट मेरा पर्सनल फेवरेट है, कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक कल्चर. ना व्हाट इज स्ट्रैटेजिक कल्चर? वेल कुछ नहीं, आजकल तो भाई जो नए एंटरप्रेन्योर्स है वो कल्चर पे बहुत फोकस करते ही है, कल्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते ही है. और मैं इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी देता हूँ. पहले एग्जाम्पल आप पढ़ोगे तो ये बातें एकदम मस्त आपको मक्खन की तरह समझ में आएगी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई कंपनी अपना कल्चर ऐसा रखती है कि भाई आप जो है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे हो तो अपने शूज़ जो है वो बाहर निकाल कर आओगे. नॉट बिकॉज कि भाई आपको किसी मंदिर अंदर रखा हुआ है उसको रिस्पेक्ट देना है, इट्स बिकॉज कि भाई एक आदमी जब शूज़ में रहता है तो उसको ऑफिस वाली फील आती है. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम चाहते हैं कि हम लोग फैमिली वाला फील दे उसको. और घर पे तो आप बिना शूज़ के बैठे रहते हो, तो वो माहौल देने के लिए आपने क्या कर दिया, एक अपना रूटीन रख दिया. कोई जो है वो एज इन ये भी रूटीन रखते हैं कि भाई सब लोग जब जाएंगे तो आपस में हैंडशेक करके घर जाएंगे ताकि किसी के बीच में भी कोई झगड़ा लास्ट में ना रहे. तो ऐसा भी कल्चरल हैबिट होता है. कई कल्चरल हैबिट ऐसे भी होते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो सर्फिंग है वो कोई भी क्या कर सकता है, कभी भी कर सकता है ड्यूरिंग द वर्क आवर्स, अपने माइंड को फ्री करने के लिए. तो ये हम लोग का कल्चर हो गया. जैसे गूगल का एक कल्चर हो गया कि हम लोग फेलियर मीटिंग रखेंगे. क्या फेलियर मीटिंग? देखो आप अपने सक्सेस मीटिंग तो हर एक ही रखता है जहाँ पे सारे लोग अपने सक्सेस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं. बट व्हाट इज फेलियर मीटिंग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? वेल फेलियर मीटिंग इज जहाँ पे आप अपने फेलियर्स को शेयर कर रहे हो. हर प्रोडक्ट मैनेजर बोलता है कि मैंने ये प्रोडक्ट फेल किया टू प्रमोट द कल्चर कि भाई फेलियर इज वेरी वेरी नॉर्मल, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं हो गई है कि आप इतना मायूस हो रहे हो. अ गुड कल्चर, राइट. तो गूगल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा करता है. ऐसे ही जो टाटा है उनका कल्चर हो गया कि अपने एम्प्लॉयज़ को हर दिन याद दिलाना कि कस्टमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऐसे ही वॉलमार्ट का जो है वो कल्चर हो गया जहाँ पे हर मॉर्निंग वो एक रिचुअल फॉलो करते हैं. सर कौन सी रिचुअल? सुबह सब मिलेंगे और एकदम फुल मजाक मस्ती करेंगे. मैं क्लास में इसकी वीडियो भी दिखाता हूँ. और उसमें बार बार ऐसे दोहराएंगे कि हम यहाँ पे सुबह सब साथ में एक दूसरे का साथ देने आए हैं और हमारे कस्टमर्स को खुश करने आए हैं. तो ये कुछ हैबिट्स होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर. तो बेसिक सेंस में कल्चर का मतलब क्या हो गया, हमारे वैल्यूज़, हमारे प्रिंसिपल, हमारे एथिकल स्टैंडर्ड, हमारी पॉलिसीज़, हम कैसे हमारे स्टेक होल्डर के साथ रिश्ता रखते हैं, कौन सी ट्रेडिशन हम मेंटेन करते हैं, कौन सा तरीके का पीयर प्रेशर है, इज इट अ पॉजिटिव पीयर प्रेशर और अ नेगेटिव, हमारे कितनी पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन में होती है, कौन से लेजेंड्स को रिपीट किया जाता है जब जब मीटिंग्स होती है, और एम्प्लॉय की जो एटीट्यूड है वो बिहेवियर है, इन सब में आपको कंपनी का कल्चर दिखता है. कुछ जगह पे जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है वो एज एन रोल मॉडल माना जाता है. कुछ जगह पे अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स इस हद तक की होती है कि सब एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं. कुछ जगह पे पॉलिटिक्स इस तरीके की होती है जहाँ पे आदमी अच्छा काम इसलिए कर रहा है जाकि दूसरा वाला बंदा इंस्पायर हो सके. तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट इज पार्ट ऑफ द कल्चर ओनली.
फ्रीक्वेंटली एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन जाता है कंपनी का, एक दिन में आप फॉर्म नहीं कर सकते, आपको बार बार अलग अलग प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, तब जाके ये फॉर्म होता है। एंड इसके एग्जाम्पल बहुत सारे अपन ने क्लास में ऑलरेडी लिखे रखे हैं। अब कल्चर अगर आपका स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन में है तो ये आपका दोस्त बन जाता है, एलाई। और अगर आपके कल्चर जो है वो स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन में नहीं है तो ये आपका क्या बन जाता है, एक स्टम्बलिंग ब्लॉक का काम करता है, इट एक्ट एज एन ऑब्स्टेकल। इसलिए कल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। जैसे आज गूगल जो है ये फेलियर मीटिंग वाला कल्चर ना रखे तो आदमी तो इनोवेट करे ही ना, एंड गूगल तो जाता ही है इनोवेशन के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका प्ले करता है। स्ट्रॉन्ग कल्चर जो है वो क्या करता है, अच्छी एग्जीक्यूशन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कल्चर के एग्जांपल्स क्या हो गए। आप अपने कस्टमर्स को बहुत ही बारीकी से सुनते हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हो कि भाई आप अपने काम में जो है वो प्राइड फील लो, उसके काम को आप नीचा नहीं दिखाते, आप एम्प्लॉय को हाई डिग्री देते हो कि यार तू तेरे हिसाब से डिसाइड करना, मेरे को क्या पूछ रहा है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाते हैं हमारे कल्चर के। स्ट्रैटेजी मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्ट्रैटेजी ऐसी बनाए जो हमारे कल्चर के हिसाब से मैच हो, और स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो स्ट्रैटेजी बनाई हुई है उसके हिसाब से कल्चर एकदम रहे। तो ये दोनों को इंश्योर करना पड़ता है कि सिंक में रहे। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ टू चेंज अ प्रॉब्लम कल्चर। अगर कहीं पे भी कल्चर में दिक्कत आ रही है तो उसको चेंज करने के क्या स्टेप्स है। तो पहला आपका स्टेप यही हो गया कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको डायग्नाइज करने पड़ेंगे, आपको एनालाइज करने पड़ेंगे कौन से पार्ट ऑफ द प्रेजेंट कल्चर है जो स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करते हैं और कौन से नहीं करते। और उसके बाद मैनेजर को जो नहीं करते उसके रिगार्डिंग ओपनली सबसे बात करनी पड़ेगी जिनको इसके कारण इंपैक्ट आता है। ये विजिबल एक्शन के थ्रू फॉलो होना चाहिए कि भाई अपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ बात ही नहीं कर रहे, उस बात पे बने भी रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज बात कर दी और कल कोई भूल गया, कल भी हम लोग रिपीटेटिवली बार बार याद दिला रहे हैं। आपको कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स देने पड़ेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ताकि ये अनहेल्दी कल्चर जो है वो हेल्दी कल्चर में कन्वर्ट हो जाए। कल्चर चेंजिंग एक्शन के जो मेन्यू है वो ये हो गया। विजिबली कोई बंदा अगर लेट्स से कि वो कल्चरल हैबिट फॉलो कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेलियर शेयर की हम बात करते हैं कि हम लोग जब फेलियर मीटिंग रखे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बंदा हमेशा ऐसे इनिशिएटिव लेता है कि सर मैं सबसे पहले बताऊंगा मैं कहाँ पे फेल हुआ। तो उससे प्रेस करना कि देखो इतना एकदम डायरिंग में रहो, बिंदास अपना फेलियर शेयर करो, चिंता मत करो, शर्माओ मत, कितना भी बड़ा फेलियर हो। फेलियर आर अ पार्ट ऑफ इनोवेशन, राइट। सो प्रेस करो उसको, आप रिकॉग्नाइज करो जो नए कल्चर ट्रेड्स दिखाते हैं। बार बार अपनी पॉलिसीज और प्रोसीजर जो है वो ऐसी रखो जो कल्चर के चेंज को डराइव करे। हमारे जो मेन की एग्जीक्यूटिव्स है उनको अपने साथ लो, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। इनको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपने साथ लेना पड़ेगा। लेकिन सर कुछ लोग हमारे ओल्ड कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए, वो साथ नहीं आ रहे, रिप्लेस कर दो भाई, ऐसे आदमी अपने को चाहिए ही नहीं। अपने इंसेंटिव्स इसके हिसाब से रखो कि आपके नए कल्चर के हिसाब से हो। जैसे मैंने आपको बोला ही था, अगर आप कस्टमर ओरिएंटेड कल्चर रखना चाहते हो तो सामने वाले का इंसेंटिव ऐसा रखो कि कस्टमर की अगर आपको अच्छी फीडबैक मिलेगी तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अच्छा इंसेंटिव देंगे, वरना नहीं देंगे। ऐसे आपको इंसेंटिव रखने चाहिए। अगर आप टीम स्पिरिट जगाना चाहते हो तो ऐसे ही रखो, अगर टीम आपके लिए अच्छा बोल रही है तो आपको इंसेंटिव्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मैनेजर ही ऐसे हायर करो जो आपके नए कल्चर वैल्यूज के साथ आते हैं। प्लस हर अपॉर्चुनिटी लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टू कम्युनिकेट एम्प्लॉइज ऑन द व्हाट इज द बेस ऑफ कल्चर चेंज। आप क्यों कर रहे हो, जब भी आप किसी को ये क्यों का रीजन देते हो ना तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सही रहता है। सामने वाला बंदा उसको लिटरली ऐसे समझता है, वरना आप रीजन बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बट सीधा अगर ठोप रहे हो ये कल्चर नया वाला, तो इन सच केस वो बंदा नहीं अपनाएगा। तो ऑलवेज गो विद द रीजन। बार बार हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव को सिंसियरली ऐसे कमिटमेंट जो है वो पूरी करनी पड़ेगी, और तब जाके हम लोग को देखने मिलेगा कि भाई हमारा कल्चर चेंज हो रहा है। जो भी आपके फर्स्ट लाइन सुपीरियर है, एम्प्लॉय की यूनियन लीडर है, उनको कॉन्फिडेंस में लाओ, पर्सनली हर डिपार्टमेंट में बात करो। तो दीज आर सम टिप्स और मेन्यू ऑफ कल्चर चेंजिंग एक्शन। एंड उसके बाद हम लोग का जो है लेट्स से कि एक और टॉपिक खत्म होता है, कौन सा, स्ट्रेटेजिक कल्चर। डन। देन आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है विच इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक मेजर्स। अब ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, नया टॉपिक है, इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़ के जाओगे। व्हेन आई से स्ट्रैटेजिक मेजर्स, तो हमारी स्ट्रैटेजी को मेजर करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं। तो वो इंडिकेटर चूज करना इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक मेजर्स। उस इंडिकेटर्स को फाइनल करना इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक मेजर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि जो इंडिगो है उन्होंने बोल दिया कि भाई हमारी स्ट्रैटेजी ये कि हम लोग अपने एम्प्लॉय का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग अपने कस्टमर का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, उनको एकदम समय पे पहुंचाएंगे। तो उनके लिए एक मेजरमेंट जो है वो मेन हो सकता है कि भाई टाइम जो है उसको मेजर करे कि हमारी फ्लाइट्स कितना टाइम ले रही है।
तो इन सच केस ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर हो सकते हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। एक हो गया आपका फाइनेंशियल मेजर, जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कितना % रेवेन्यू ग्रो हुआ, कितनी आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, कितनी आपकी प्रॉफिट मार्जिन है, राइट। तो ये हो गया आपके फाइनेंशियल मैनेजर। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर, कस्टमर सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं हुआ, उससे आपने रिव्यू फॉर्म भरवा लिया, हमारे कस्टमर्स कितने रिटेन होते हैं। शार्क टैंक में भी आजकल पूछते ही है ना, आपका कस्टमर रिटेंशन रेशियो कितना है। आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कस्टमर सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता, उसको चेक करने के लिए ऐसे कुछ मेजर्स रख दिए। मार्केट जो है उसमें आपने कैसा परफॉर्म किया, उसको चेक करने के लिए आपका कितना % मार्केट शेयर है, कस्टमर एक्विजिशन आपने कितना करके रखा हुआ है, कितने लोग आपको रेफर करते हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा मार्केट आपके बारे में क्या सोचता है। एम्प्लॉई जो है वो आपके खुश है कि नहीं, वो चेक करने के लिए एम्प्लॉय मेजर हो सकते हैं। एम्प्लॉय आपका सेटिस्फाइड है कि नहीं, उसकी टर्नओवर रेट, कितने लोग आए कितने लोग गए, एम्प्लॉय कितना आपके साथ एंगेज रहते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय आपका किस तरीके का आपके साथ रहता है। इनोवेशन में आप R&D में कितना स्पेंड करते हो, नए प्रोडक्ट कितने लॉन्च किए हो, क्या नया इनसाइट आप जो है वो एज इन प्रोवाइड करते हो, तो ये इनोवेशन वाले मेजर। इन्वायरमेंट को प्रॉपरली कनेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए आप कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हो, उसमें से रिन्यूएबल कितनी है, नॉन रिन्यूएबल कितनी है, वेस्ट कितना आपने रिड्यूस किया, कार्बन कितना आपने एमिट किया हुआ, तो ये सब चेक करना। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मेजर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मेजर, जब भी आप कोई भी मेजर ले रहे हो, देखो आप जो मेजर लेना चाहते हो ले सकते हो, बट वो आपके गोल के साथ अलाइन हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो गोल है वो पूरे मेजर के हिसाब से चलेगा। जैसे मेरा अगर मेजर ये है कि मैं अपने कस्टमर को रिटेन करूं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइनेंशियली मैं उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहूंगा, ROI थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो भी चलेगा, हमारे कस्टमर रिटेन रहे उसके लिए मैं जो जो कर सकता हूं मैं करने की कोशिश करूंगा। तो देखो आपके जो स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर है उसके हिसाब से आपके गोल क्या होते हैं, अलाइन होते हैं। आपका सारा रिसोर्स भी वहीं पे लगता है। जैसे अगर मेरा लेट्स से कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन और फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन में सबसे ज़्यादा फोकस कस्टमर पे है, तो मेरा सारा पैसा उधर ही डाइवर्ट होगा, तो मेरा रिसोर्स भी उसके हिसाब से एलोकेट होता है। एंश्योर करता हूँ कि उस रेशो को अच्छा लाने के लिए मैं कंटिन्यूसली इंप्रूव करता रहूँ, एंड फाइनली बाहर वालों को फिर दिखा सकता हूँ, देखो जिस चीज़ को मैं पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था और वो मेरा अचीव हो गया है। दैट इज यू आर एक्सटर्नली अकाउंटेबल ऑल्सो। दिस रेशियो के थ्रू आप दिखा सकते हो। जैसे अगर मेरा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक इंपॉर्टेंट मेजर हो गया एनवायरमेंटल मेजर, तो मेरा गोल क्या अलाइंड होगा, यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा डिले होगा चलेगा, हमारा एनवायरमेंट सेफ रहना चाहिए, तो ये मेरा गोल हो गया। रिसोर्स भी कैसे एलोकेट होगा, सर कौन सी मशीन लेनी है जो ज़्यादा CO2 गैस एमिट करती है या कम, ऑब्वियसली हम लोग का यार रिसोर्स कहाँ पे जाएगा, कम CO2 वाले पे। कंटिन्यूसली फिर मैं इसको इंप्रूव करता रहूँगा, नए नए प्लांट्स लगाता रहूँगा एंड ऑल, एंड फाइनली बाहर वालों को फिर बताऊँगा देखो कितना हम लोग एनवायरमेंट को लेकर कंसर्न है। राइट परफॉर्मेंस मेजर चूज करने के लिए 4 क्राइटेरिया जो आप अपने दिमाग में रखते हो, क्या वो आपके लिए रेलेवेंट है। रेलेवेंट है मतलब आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से है, क्या उसका डेटा आपको मिल जाएगा, क्या क्वालिटेटिव डेटा मिलेगा ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव डेटा का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि आप रेस्टोरेंट में गए हो और वहाँ पे एक फीडबैक फॉर्म आपके पास आता है, तो वो बंदा खाया हुआ जो रहता है वो कुछ भी अपने हिसाब से भरता है, दैट इज़ नॉट अ क्वालिटेटिव डेटा। कभी कभार तो किसी रेस्टोरेंट में ऐसा होता है कि हमारा जो एम्प्लॉई है वो खुद ही बोल देता है कि सर लाओ मैं भर देता हूँ, अरे ये थोड़ी ना क्वालिटेटिव डेटा है। तो इन सच केस डेटा क्वालिटी हो गया, और प्लस क्या टाइमली आप उसे मेजर कर सकते हो क्या, मतलब ये 4 चीज़ें आपके जो स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर चूज करने में बहुत ज़रूरी है। रेलेवेंस, डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा क्वालिटी एंड डेटा टाइमलीनेस। और इसी के साथ एक और टॉपिक हमारा समाप्त होता है called as strategic performance measure, called as strategic performance measure. Done. Strategic performance measures भी हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जा रहे हैं called as strategic change। ये हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर बड़ा ही हल्का हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक चेंज का मतलब ऐसा हो गया कि कुछ बड़ा बदलाव आप ऑर्गेनाइजेशन में लाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर अभी जब कोरोना आया था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग ने सबके लिए वर्क फ्रॉम होम वाली पॉलिसी रखी थी। अब हम क्या कर रहे हैं कि सर वो वर्क फ्रॉम होम वाली पॉलिसी हटा रहे और सबको बोल रहे कि काउ कंपनी के अंदर आके काम करो। एम्प्लॉय बोलते कि सर हम लोग ने वर्क फ्रॉम होम करना सीख लिया है तो हम तो कंपनी के अंदर आके काम नहीं करने वाले। अब यहाँ पे अपने को स्ट्रैटेजिक चेंज लाना है। ऐसे बहुत जगह पे होता है जहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रैटेजिक चेंज लाने हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई ये छोटा काम नहीं होता है। जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल शेयर करता ही हूँ कि एक मेरे भाई थे, उनसे मैं बात कर रहा था, मैंने बोला यार आपका तो अभी तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। बोला हाँ, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम से काम हो रहा है तो क्यों इतना हम लोग ट्रैवल करके हमारे ज़िंदगी के कीमती वक्त बर्बाद करें। मुंबई में तो हर एक चीज़ 1.5 घंटे 2-2 घंटे दूर रहती है। सेम बैंगलोर में भी आपके 1-1.5 घंटे तो ट्रैफिक में लग जाते हैं। तो इन सच केस यहाँ पे एम्प्लॉयज़ और कंपनी के बीच में एक फ्रिक्शन है, और जब मैं ये बड़े चेंज लाता हूँ तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज हमेशा आती ही है।
तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चेंज को कैसे स्मूथली लाना है उसका नाम होता है कॉल्ड एज चेंज मैनेजमेंट। तो वो चेंज मैनेजमेंट मेरे को अच्छे से यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉलो करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये आपके इन्वायरमेंट में चेंजेस आने के कारण आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी में आपको चेंज लाने पड़ेंगे, एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है कि भाई वो चेंज क्या हो गया कि या तो आप कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हो, नए मार्केट में सर्व कर रहे हो, या आप जो काम कर रहे हो तो उसका तरीका क्या कर रहे हो, बदल रहे हो। तो यहाँ पे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, वर्क फ्रॉम होम से आप किस पे आ रहे हो, WFO पे आ रहे हो। या एक अकाउंटेंट था जो मस्त अपने रजिस्टर के ऊपर अकाउंटिंग करता था, उसको आप बोलते हो भाई अब से पूरी अकाउंटिंग किस पे होगी, टैली पे होगी। तो ये हो गया स्ट्रैटेजिक चेंज। सबसे पहले आप देखो क्यों जरूरत है चेंज की, रैंडम तो नहीं हो ना। स्वॉट एनालिसिस किया सर, इन्वायरमेंट में चेंज आए इसलिए मेरे को लाना पड़ रहा है। पहले ऐसा था कि कोरोना के कारण हम लोग ने WFH रखा था, अब वो हट गया सर इसलिए WFO पे आ रहे हैं। ओके ठीक है, चलो हम लोग ने माना चेंज लाना जेन्युइन है। तो अब ये जो चेंज लाने की इंटेंशन है, ये इंटेंशन इंडिविजुअल्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मैनेजर है उसका टास्क बन जाता है कि जो इंडिविजुअल है इनको कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करता रहे क्यों हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चेंज ला रहे हैं। उनको लगना नहीं चाहिए कि भाई ये चेंज इलॉजिकल है। देखो आपको लगता है कि मैं अपने एम्प्लॉयज को बताने के लिए उतना ज़्यादा लाइबल नहीं हूं, बट ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। उल्टा आप अगर अपने एम्प्लॉयज को बाकायदा वो कंसर्न के साथ बताओगे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो फिर देखो आपके एम्प्लॉय किस तरीके से आपका साथ देते हैं। तो वो सीनियर मैनेजर को इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई इलॉजिकल ना लगे अपने इंडिविजुअल्स को चेंजेस, एकदम लॉजिकली हम लोग पर्पस कोई ना कोई ऐसा है उसके कारण हम ला रहे हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ने क्लासरूम में डिस्कस भी किए थे, बट अभी क्योंकि हम लोग का रिविजन का पर्सपेक्टिव है तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, बट जूम का मैंने एग्जाम्पल ले लिया, राइट। लास्ट हो गया इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। व्हेन आई से इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज मतलब ये एक एक्शन स्टेज हो गया। हमारे एम्प्लॉयज को हमने बता दिया है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये एम्प्लॉय का एटीट्यूड बार बार चेंज करना पड़ेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखना पड़ेगा कि वो वापस से पुराने वाले जो हैबिट्स है उसके ऊपर ना चला जाए, वापस से वर्क फ्रॉम होम वाली बातें ना करे। आफ्टर इफेक्ट्स को आप रिव्यू करोगे, कोई डिविएशन है वो फाइंड करोगे और क्या लोगे, करेक्टिव एक्शन लोगे। दैट इज द 3 स्टेप्स फॉर चेंज। यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर्ट लेविन ने बताया है कि भाई चेंज जो है कैसे लाना चाहिए। पहला स्टेप हो गया उसका अनफ्रीजिंग द सिचुएशन, दूसरा हो गया चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, और तीसरा हो गया रीफ्रीजिंग। देखो अनफ्रीजिंग द सिचुएशन का मतलब क्या हो गया, हमारे एम्प्लॉयज को देखो ऊपर वाले स्टेप्स को थोड़ा सा और अच्छे वे में बताया है। पहला, हमारे एम्प्लॉयज को पहले बताना पड़ेगा वाई देयर इज ए नीड फॉर चेंज, उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि व्हाट्सएप पे आपने भेज दिया अरे भाई कल से वर्क फ्रॉम ऑफिस होने वाला है, नहीं भाई, थोड़ा एक मीटिंग करो, बाकायदा उनको बताओ रीजन क्या है। उनके लिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए। हमेशा सडन चेंज या अनअनाउंस चेंज सोशली डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो ये ओल्ड एटीट्यूड को ब्रेक डाउन करने के लिए एक अच्छी मीटिंग का होना बहुत जरूरी है। वो जो पर्पस है आपके दिमाग में जो है उसका लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे आप नए सिचुएशन के लिए कुछ एक्शंस लोगे। 3 एक्शन लिए जा सकते हैं, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अचानक से बोलूं भाई कल से आपको जिम जाना है, बहुत जरूरी है आपके लिए जाना, तो 3 मैं आपको जो है वो क्या कर सकता हूं, एज एन एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकता हूं। कंप्लायंस हो गया, भाई तू जिम जाएगा तो हर दिन के मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा, जिम नहीं जाएगा तो तेरे से मैं 100 रुपए लूंगा। दैट इज पनिशमेंट थियरी। अच्छा बिहेवियर है तो रिवॉर्ड दूंगा और बैड बिहेवियर है तो पनिश करूंगा। दूसरा हो गया आइडेंटिफिकेशन, मैं तेरे को मोटिवेट कर रहा हूँ कि देख भाई इसने ये बॉडी बना ली, फिर कितना पॉजिटिव इसमें चेंज आया है, कैसे अच्छे से पढ़ने भी लग गया, सोसाइटी के साथ बात भी करने लग गया, पूरा एकदम एक्टिव हो गया है। तो दैट इज आप साइकोलॉजिकली किसी रोल मॉडल के साथ उसको क्या करते हो, इंप्रेस करने की कोशिश करते हो। एंड तीसरा हो गया इंटरनलाइजेशन। देखो सर आप हमारी हैबिट को बदल रहे हो, ऐसे हाथों हाथ नहीं बदलेगी, आप हमें टाइम दो। तो आपके एम्प्लॉयज़ को आपने टाइम दिया, यू गेव देम फ्रीडम। जैसे वर्क फ्रॉम होम की अगर मैं बात करूँ, उससे ऑफिस पे आ रहा हूँ तो 3 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा और 3 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा। तो ऐसे अपन ने कुछ फ्रीडम दिया टू लर्न एंड अडैप्ट टू द न्यू बिहेवियर इन द सेट ऑफ न्यू सिचुएशन। तो ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग ने बाकायदा अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझा था। जैसे हमारे यहाँ पे इंप्लीमेंट किया था ये जो पेरेंट टीचर कॉलिंग कल्चर वाला पार्ट, बट येस अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बहुत ब्रॉड लेक्चर हो जाएगा, तो मैंने डिस्कस तो ऐसे किया हुआ ही है मेरे मेन वीडियो में, आप देख सकते हो। लास्ट क्या हो गया, रीफ्रीजिंग। नया बिहेवियर अब नॉर्मल वे ऑफ लाइफ बन गया है, पुराना वाला जो बिहेवियर है मतलब पहले वाला जो फॉर्मल बिहेवियर है वो रिप्लेस हो चुका है। इंश्योर करना है कि ये परमानेंट रहे, कंटिन्यूसली आप इसको क्या कर सकते हो, री इन्फोर्स करते रहो। दैट इज योर स्ट्रेटेजिक चेंज, राइट, जो कर्ट लेविन के हिसाब से हम लोग को लाना है, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। देन आ जाता है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। इजी पार्ट है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस लास्ट में तो आप क्या ही पढ़ रहे हो। ये तो ऐसा हो गया कि भाई 5 ऐसे स्टेप्स है जो आपने अलग अलग चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सर ये 5 स्टेप्स कौन से हो गए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के। देखो चैप्टर 1 में आपने सीखा है कि भाई कैसे विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव डेवलप करना बहुत ज़रूरी है।
तो सबसे पहले आपका विजन, मिशन या ऑब्जेक्टिव डेवलप होता है। ऑलरेडी हम लोग ने चैप्टर 1 में डिस्कस कर लिया, उसका रिविजन देख लिया रहेगा, तो ये कुछ नहीं है। स्टेज नंबर 2 आपका हो गया, दैट इज एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। 2 और 3 अगर आपको आता है तो ये स्टेप तो आपको आ ही गया है, जहां पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, स्वॉट एनालिसिस कर रहे हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। फिर चैप्टर नंबर 4 आप देख रहे हो, दैट इज फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रैटेजी, जहां पे हम लोग एज इन फॉर्मुलेट कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी को। नया बिजनेस में एंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बंद कर देना चाहिए क्या बिजनेस को, डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 हमको सिखाता है स्ट्रैटेजी के इंप्लीमेंटेशन के बारे में, हमें बजट डेवलप करना सिखाता है, हमें स्टाफ किस तरीके का चाहिए, कल्चर कैसा बिल्ड करना है, हमारी प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, क्या लीडरशिप स्टाइल होनी चाहिए, सभी तो अपन ने सीखा है। और लास्ट में हो गया स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, जो अभी मैंने डिस्कस किया है। 2 आपके टॉपिक, एक था स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स और था एक इवैल्यूएशन कंट्रोल। तो ये जो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर है, ये पढ़ने के बाद आप ये पैरा पे आओगे तो आपको सारी बातें रिकैप हो जाएगी। बट एग्जाम में भाई 5 स्टेप आते हैं, तो अच्छे से हम लोग को पढ़ लेने हैं। एक बार ब्रीफली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो स्ट्रैटेजिक विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। विजन का मतलब आप अपने आप को कहाँ देखते हो लॉन्ग टर्म में, मिशन का मतलब क्या हो गया, वो लॉन्ग टर्म में अपने आप को जहाँ आप देखते हो वहाँ पहुँचने के लिए आज आप क्या कर रहे हो, और उसी को और थोड़ा सा और तोड़ूं तो मेरा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव बन जाता है, राइट। तो ये 3 मैं सबसे पहले सेट करूंगा। मैंने 1 वाले में बहुत एग्जांपल डिस्कस किए, आप वो एक बार देखे रहोगे तो आपको क्लियर रहेगा। फिर स्वॉट एनालिसिस आपने कर दिया, इंटरनली आप किस में अच्छे हो, जैसे आपने इंटरनल एनालिसिस सिखाई है कि व्हाट आर योर कोर कॉम्पिटेंस, व्हाट आर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यू हैव, तो ये आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब हो गया पेस्टल एनालिसिस। फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी में हम लोग ने देख ही लिया है कि भाई ग्रोथ एक स्ट्रैटेजी होती है, कॉम्बिनेशन एक स्ट्रैटेजी होती है, रीट्रेंचमेंट एक स्ट्रैटेजी होती है, तो इनमें से कौन सी आपको लेनी है। इंप्लीमेंटेशन में अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। सो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, बहुत ईजी पार्ट है। लास्ट आपका जो टॉपिक है, इट इज स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। इनमें क्या रिश्ता है, देखो भाई सीधी बात है, जब आप स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हो और इंप्लीमेंट करते हो तो दोनों में आप माहिर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक रिलेशनशिप कि 4 केसेस हो सकते हैं, और ये 4 केसेस आपकी जिंदगी की आज की कहानी है जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप फेस कर रहे हो। सर क्या आप जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये समझो कि लोगों का जो पूरा फोकस है फॉर्मुलेशन के ऊपर होता है, मैं एकदम ये स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, मैं ये स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, मैं वो स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। अक्सर हमको देखने मिलता है कि भाई इंप्लीमेंटेशन उसका सही से नहीं हुआ, उसके कारण जो है वो कंपनी खराब गई है। और लोग किसको दोष देते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन को, जबकि इंप्लीमेंटेशन जो है वो भी उतना ही जरूरी है जितना फॉर्मुलेशन है। जैसे आप भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू आर वेरी वेरी श्योर कि आप 3 महीने से बहुत सारे प्लान बना रहे हो अपने सब्जेक्ट्स को लेकर कि ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए, वैसा पढ़ना चाहिए, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हो। तो दिक्कत फॉर्मुलेशन में तो कभी नहीं आ रही। फॉर्मुलेशन करने के लिए तो आपको लोग मिल जाएंगे, मुद्दा इंप्लीमेंटेशन का, क्योंकि वहां पे ऐसा होता है कि भाई आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है जब आपके ऊपर टास्क है। ये तो जब आप 100 लोगों से काम करवा रहे हो तो आप सोचो इंप्लीमेंटेशन कितना डिफिकल्ट है। तो 4 केसेस आपके फॉर्म होते हैं, फॉर्मुलेशन भी आपकी अच्छी है, इंप्लीमेंटेशन भी आपकी अच्छी है, तो आप जो है वो बी ब्लॉक में फॉल होते हो। सबसे बेस्ट सिचुएशन है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इससे अच्छा कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकता है। फॉर्मुलेशन आपकी अच्छी है लेकिन इंप्लीमेंटेशन वीक है, तो आप ए ब्लॉक में हो। आप अपने इंप्लीमेंटेशन को और जोरदार करो और मजबूत बनाओ। ब्लॉक सी ऐसे स्टेज हो गया जहां पे फॉर्मुलेशन आपका वीक है लेकिन इंप्लीमेंटेशन अगर देखा जाए तो वो भी वीक है। तो इन सच केस तो भाई खतरनाक सिचुएशन है, एग्जिट लेने का सोचो। ब्लॉक डी ऐसा हो गया जहां पे हम बोलेंगे कि फॉर्मुलेशन तो फ्लॉड है लेकिन इंप्लीमेंटेशन की आपकी एक्सीलेंट है। तो यहाँ पे हर एक का जो है वो ब्लॉक में कुछ ना कुछ आपका रिस्पॉन्स देके रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ए एक ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ पे कंपनी ने एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है बट इंप्लीमेंट हो नहीं पा रहा क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, रिसोर्स नहीं है, लीडरशिप नहीं है, और उसकी कोशिश ये रहेगी कि तब वो ए से किस पे मूव हो, बी पे मूव हो। बी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हर कंपनी रहना चाहेगी। डी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे फॉर्मुलेशन फ्लॉड है बट कंपनी खतरनाक इंप्लीमेंटेशन स्किल्स दिखा रही है। मतलब आपने चैप्टर कौन सा पढ़ू क्या पढ़ू वो ठीक से नहीं है बट आप पढ़ रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग। तो इंप्लीमेंट तो आपका अच्छा खासा हो रहा है। सी एक ऐसा सिचुएशन हो गया जहाँ पे कंपनी हैवंट सक्सीडेड इन कमिंग अप विद द साउंड स्ट्रैटेजी ऑल्सो, और आपका इंप्लीमेंटेशन उससे बेकार है। तो ये तो भाई बहुत खतरनाक है। मॉडल भी आपको रीडिज़ाइन करना चाहिए अपना, प्लस इंप्लीमेंटेशन भी आपको सोचनी चाहिए कि कैसे सुधारे। और इसी को एक अलग पर्सपेक्टिव से बताया हुआ है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि भाई हमारे ऑपरेशन प्रॉपर्ली कंडक्ट हो रहे हैं ना, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि भाई काम जो कर रहे हैं वो सही है ना। तो मैं हमेशा ये समझाता हूँ, एफिशिएंसी ये डिनोट करता है कि काम सही तरीके से हो रहा है ना, दैट इज ऑपरेशनल लेवल टास्क है।
फॉर्मुलेशन का मतलब काम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ना, दैट इज योर स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन। देखो दोनों में ही आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और यही अभी हम लोग ने जो रिलेशनशिप पढ़ा है उसके हिसाब से और थोड़ा सा प्रिसाइजली बताया हुआ है। जैसे सेल 1 की अगर हम बात करें तो एक सही सेल हो गया जहाँ पे आप इफेक्टिव भी हो, एफिशिएंट भी हो, जो कर रहे हो वो भी सही कर रहे हो, प्लस एकदम अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो बेस्ट हो गया। जब आप सेल 2 की बात करते हो या सेल 4 की बात करते हो तो वहाँ पे ऐसा है कि भाई डायरेक्शन आपका प्रॉपर नहीं है, मतलब काम जो कर रहे हो वो सही से नहीं कर रहे, बाकी तरीका एकदम आपका सही है, वेस्टेज नहीं कर रहे हो, बट काम ही गलत कर रहे हो, तो उसको सुधारो भाई। सेल 3 आपका इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो गया कि सेल 2 इज वर्स देन सेल 3 फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि पर्टिकुलर पॉइंट टू नोट इज दैट कि सेल 2 इज वर्स प्लेस टू बी इन सेल 3 सिंस इन लेटर डायरेक्शन आपका एक कम से कम यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे तो डायरेक्शन ही क्या है, मिसिंग है। देखो यहाँ जो बंदा फॉल कर रहा है वो तरीका सीख सकता है, बट जो जा ही गलत दिशा में रहा है उसके लिए तो और खतरनाक है ना। क्या मतलब है सही तरीके का जब आपकी दिशा ही क्या है, गलत है। सो ये आपका एक रिलेशनशिप हो गया बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट। ये आपको पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन SF एंड SI। स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन थोड़ा सा प्लानिंग वाला टास्क है जहाँ पे डिसीजन लेने पड़ते हैं, 4 ऑल्टरनेटिव है, कौन सा डिसीजन मैं लूँ, 1 वाला लूँ, 2 वाला लूँ, 3 वाला लूँ, 4 वाला। आइसक्रीम बिजनेस में भी जा सकता हूँ, ऑयल में भी जा सकता हूँ, कौन सा डिसाइड करूँ, दैट इज फॉर्मुलेशन। तो इधर आप में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज चाहिए, यहाँ पे ऐसा है कि एग्जीक्यूशन वाली कैपेबिलिटीज चाहिए। ये ऐसा हो गया जहाँ पे आप फोर्सिंग प्लेसिंग द फोर्सेस बिफोर द एक्शन, आपके पास बहुत सारा पैसा है, वो पैसा कहाँ लगना चाहिए जब आप प्लेस कर रहे हो, तो इट इज फॉर्मुलेशन। और पैसा एक्चुअल में लगना, प्रॉपर्ली लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो देखना, इट इज इंप्लीमेंटेशन। ये एंटरप्रेन्योरियल टास्क है, ये एडमिन टास्क है, ये इफेक्टिवनेस पे फोकस करता है, ये एफिशिएंसी पे, ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ये ऑपरेशनल प्रोसेस है। यहाँ पे इनिशिएटिव चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, एनालाइज करने की स्किल्स आनी चाहिए, इधर मोटिवेशनल और लीडरशिप स्किल्स चाहिए, और दोनों ही ज़रूरी है। इसीलिए एक आपका क्वेश्चन आता है कि कैसा लिंकेज है इन दोनों के बीच में, क्या फॉरवर्ड लिंकेज है या बैकवर्ड लिंकेज है, तो हमेशा यही बोला जाता है बोथ। फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब क्या होता है कि आपके स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन का इंपैक्ट पड़ता है आपके स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन पे। जैसे अभी हम लोग ने देखा, मैं जो भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करता हूं उसके हिसाब से मेरे को मेरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। सर फॉर्मुलेशन आपने जो की उसका इंपैक्ट किस पे आ रहा है, आपके इंप्लीमेंटेशन पे। मैं जो भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करता हूं उसके कंपैटिबल मेरे को कल्चर चेंज करना पड़ता है। फॉर्मुलेशन का इंपैक्ट किस पे आ रहा है, इंप्लीमेंटेशन पे। मेरी जो भी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से मेरी लीडरशिप रहेगी, फॉर्मुलेशन का किस पे इंपैक्ट आ रहा है, इंप्लीमेंटेशन पे। तो ये फॉरवर्ड लिंकेज हो गया। बैकवर्ड लिंकेज का मतलब पुरानी गलतियों से सीखना, कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं कोई भी स्ट्रैटेजी फॉर्म कर रहा हूं तो मेरे जो पास्ट स्ट्रैटेजिक एक्शन थे, पास्ट में मैंने जो चीजें इंप्लीमेंट की थी उसमें क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, वो ध्यान में रखते हुए मैं जब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहा हूं तो इसको मैं बोलता हूं बैकवर्ड लिंकेज। कि आपने पिछला जो टास्क इंप्लीमेंट किया था उसका किस पे इंपैक्ट आ रहा है, अगले वाले टास्क पे इंपैक्ट आ रहा है। तो इन सच केस आप देखते हो। प्लस मैंने जैसे आपको बोला है, हर बार अपना स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते, तो इन सच केस कभी कभार आपको क्या करना पड़ता है, इंप्लीमेंटेशन आपकी स्मूथ हो उसके हिसाब से आपको अपना स्ट्रैटेजी रखना पड़ता है। तो ये कौन सा आपका लिंकेज हो गया, बैकवर्ड लिंकेज हो गया। फाइनली एक लास्ट टॉपिक जो हम लोग का बच जाता है वो है स्ट्रैटेजिक अनसर्टिनिटी। सर व्हाट इज स्ट्रैटेजिक अनसर्टिनिटी? देखो अनसर्टिनिटी का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कि क्या पता भविष्य में क्या होगा। आपको ये वाली बात ध्यान में बहुत रखनी है कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना अच्छा आप सोच लो, जितना अच्छा ज्योतिष आप बिठा लो, जितना अच्छा आप प्रिडिक्शन कर लो, बट फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप तैयार रह सकते हो हर एक चेंज के लिए। जैसे कि बहुत अच्छा मैच चल रहा था बट अचानक से बारिश आ गई तो आप क्या कर लोगे। तो इन सच केस यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन, और इसीलिए आप कुछ मेजर्स ले सकते हो। जैसे आप फ्लेक्सिबल रह सकते हो। कोई अगर आपको लेट्स से कि बोला कि यार तूने जैसा सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं, कुछ अलग हो गया, कोई नहीं, मैं तो इसके लिए भी तैयार था। दैट इज फ्लेक्सिबल रहना, कि हर चुनौती के लिए आप तैयार हो। जैसे कई लोग सोच रहे थे एग्जाम तो जून में होगा, बट कुछ लोग थे जो प्रिपरेशन ऐसी कर रहे थे कि भाई मैं तो मई के हिसाब से प्रिपेयर कर रहा हूँ और जून में हुआ तो और अच्छी बात है। तो ही वॉज वेरी फ्लेक्सिबल, मई के लिए भी रेडी थे और जून के लिए भी रेडी थे। डाइवर्सिफिकेशन दूसरा टास्क हो गया। डाइवर्सिफिकेशन मतलब किसी को अगर लगता है कि यार एक अगर मैं स्ट्रीम या एक प्रोफेशनल कोर्स को अगर मैं परस्यू कर रहा हूँ तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है कि फ्यूचर में वो ना चले, तो उसके लिए वो बंदा क्या करेगा, अलग अलग कोर्सेज करेगा। तो दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। मॉनिटरी एंड सिनारियो प्लानिंग कर लो। मॉनिटरी एंड सिनारियो प्लानिंग मतलब आपने जितने भी सिनारियोज आप इमेजिन कर सकते हो उसके हिसाब से प्लानिंग कर ली। अगर ऐसा हुआ तो ये करूंगा, अगर ऐसा हुआ तो ये करूंगा, अगर ऐसा हुआ तो ये करूंगा, ये आप करके रख सकते हो। बिल्ड रेजिलेंस, ये होता है कि देखो कंपनी एक डेट में रहती है ना, तो वो ऐसी अनसर्टेनिटीज को लेकर ऐसे कतराती है, क्योंकि उसको ऐसा होता है ना, अरे यार ऑलरेडी इतना उधारी चल रहा है, मैं अपनी उधारी कैसे चुकाऊंगा, अब ये बड़ा चेंज और आ गया है, मैंने तो जैसे सोचा था वैसा हो ही नहीं रहा है। वही दूसरी कंपनी है जिसका कंपनी का इतना मस्त जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेजिलेंस है कि वो बोलती है कि भाई हम लोग की तो उधारी है ही नहीं, हमारे तो ऑपरेशनल प्रोसेस भी एकदम स्मूथ है,
और ऐसे रिस्क तो आते रहते हैं, हम लोग तैयार ही रहते हैं, बिकॉज कोई ज़्यादा ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर नहीं है। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को वैसा रखो, इंटरनली आप अपने आप को स्ट्रांग रखो, हर चुनौती के लिए तैयार रखो। जैसे कोरोना के टाइम पे भी वो लोग सफ़र किए रहेंगे जिन पे ईएमआई बहुत ज़्यादा ईएमआई बहुत ज़्यादा बिल्ड थी, बट जो ईएमआई फ्री थे, जिनका खुद का घर था, वो तो तैयार ही थे कोरोना के लिए कि भाई फेस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंश्योरेंस भी लेकर रखी हुई है। एंड लास्ट हो गया कि आप कोलैब कर सकते हो और पार्टनरशिप कर सकते हो, तो आपका ये रिस्क जो है, ये जो अनसर्टेनिटी के कारण जो चेंजेस है, वो थोड़े से लोगों के साथ क्या हो जाए, शेयर हो जाए। और यहाँ पे मोस्टली अगर हम देखें, एक बार लिस्ट वापस से रिव्यू कर लेते हैं, लगभग अपन ने टॉपिक एक बार कॉम्प्रीहेंसिवली रिवाइज कर लिए रिकैप के लिए, ये भी हो गया एंड ये भी हो गया, दैट्स इट। अब इसके अंदर जो मोस्ट क्रूशल टॉपिक्स है वो है स्ट्रक्चर, जिसमें से आपके लास्ट जो 5 स्ट्रक्चर है वो ज़रूरी है। कैसे कल्चर को चेंज किया जाता है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन आता है, एसएम प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के ऊपर आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन आता है, और ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के ऊपर आता है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच शुड बी डन बाय यू। आई होप भाई आपकी सारी बातें जो है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकैप हो गई है, बहुत आपने साथ दिया हुआ है, इनफैक्ट इसीलिए इतने एफर्ट्स डालने का मन किया है हम सबका, बिकॉज आप सब ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें एनकरेज किया हुआ है, बी इट जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हो, बी इट जो बाहर से कोई हम लोग के थ्रू पढ़ रहा है। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। इनफैक्ट जितना आप हमारे लिए ग्रेटफुल है उससे ज़्यादा हम आपके लिए, कि भाई आपने एनकरेज किया और वो कॉन्फिडेंस दिया कि भाई हमें और आगे ये जो मेहनत है वो करते रहनी चाहिए और करते भी रहेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जो है एक टास्क हमारे लिए ये कर सकते हो कि ये जो वीडियोस हमारी है, ये जो चैनल हमारा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुंचाइए। ऑफन मैं ऐसा देखता हूँ कि भाई जब आप किसी वीडियो पे कमेंट करते हो या लाइक करते हो, तो जो यूट्यूब होता है वो एज इन फ्रंट पे डालता है वैसी वीडियोज़ को और ज़्यादा अच्छे से डिस्प्ले करता है। तो हमारी तो बस आपसे यही विनती है कि आप उस हमारी जो कोशिश है उसको थोड़ी सी कामयाब बनाने के लिए, जहाँ पे एज इन आपको कोई कॉस्ट तो नहीं लग रही है बट एक एफर्ट ज़रूर लग रहा है, तो वो थोड़ा सा छोटा सा स्मॉल एफर्ट ज़रूर कीजिए। जो भी एज इन आपने ये 5 चैप्टर्स में मुझसे सीखा है या हमसे जो भी आपने अलग अलग वीडियोज़ में सीखा है, कृपया करके थोड़ा सा जो अपनी बातें हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए। राइट, एग्ज़ाम को लेकर आप बहुत ज़्यादा एंशियस रहेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, हम भी थे हमारे टाइम पे जब हम लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी एंग्जाइटी रहती है कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आएगा कि नहीं आएगा, जो मैंने छोड़ दिया उसमें से आ गया, तो ये सारी बातें होनी स्वाभाविक है। आपके साथ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हो रहा है तो सबके साथ ही हो रहा है, हमारे साथ भी हुआ ही था। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बस खाली एक चीज़ जो रहना बहुत ज़रूरी है, वो ऑप्टिमिस्टिक कि यार जो मैं करके जा रहा हूँ ना वही आएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बस यही माइंडसेट आपकी एनर्जी जो है वो एकदम प्रॉपर वे में चैनलाइज कर सकता है। वरना एक आदमी उस नहीं किए हुए चैप्टर्स को लेकर पूरा दिन वेस्ट कर देता है सिर्फ सोच कर, और ना ही किया हुआ चैप्टर कभी रिवाइज होता है और ना ही जो नहीं किया हुआ वो ठीक से कर पाता है। सो ये नेगेटिविटी से आप बचिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आपके साथ हो रहा है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको बंद कीजिए। सिर्फ जो आपके पार्ट पे आप कॉन्फिडेंस हो या जो फोकस में है उसी के बारे में आप सोचते रहिए और उस पर ही फोकस रखिए, वो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा एज कंपेयर टू जहाँ पे आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हो बट उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे हो। राइट, सो ये आपको ध्यान में रखना है। प्लस यार भगवान से जुड़े रहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वही सबसे ज़्यादा, पेरेंट्स हो गए, भगवान हो गए, ये आपको जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स रखेंगे। माहौल ऐसा है कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे साथ है श्री रघुनाथ, तो किस बात की है चिंता। ये गाना जो है वो सुनते रहिए। मैं तो एग्जाम डे तक सुनता था, मुझे याद है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अभी मेरा फाइनल जो है वो 1-2 साल पहले ही क्लियर हुआ है। तो इन सच केस ये गाना बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देता है कि कभी कभार आप किसी और पे जब सारी बातें डाल देते हो तो आपके कंधे हल्के हो जाते हैं। तो इन सच केस आपके हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो अपने कंधों को हल्का कीजिए, भगवान के ऊपर डालिए, पेरेंट्स के साथ जुड़े रहिए। कोई अगर आपका साथ दे या ना दे, बट आपके जो पेरेंट्स हैं वो ज़रूर आपका साथ देंगे, तो आप उनसे जुड़े रहिए एंड अपनी जो है वो कोशिश एकदम बढ़िया रखिए। 1983 वाली बात को याद रखना कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फेल होना या पास होना वो एज एन आपको फ़र्क नहीं देना चाहिए, बट किसी ने ये बोल दिया कि यार तूने पूरी कोशिश अपनी 100% नहीं दी थी, वो सुनना आपको नहीं पड़े। तो आप अपनी कोशिश को जो है वो 100% दीजिए, सेहत का ध्यान रखिए। चलते मिलते हैं, कुछ और वीडियोज़ में लाने की कोशिश करूँगा जैसे ही मेरे पास टाइम मिलता है उसके हिसाब से। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और भाई थोड़ा सा प्यार दिखाइए, राइट, लाइक्स और कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच।